बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र यानी कि फ्राइडे का सेशन, लेकिन 2026 की जो शुरुआत हुई है वो दमदार हुई है। निफ्टी पर हम लाइफ हाई के दहलीज पर है। बैंक निफ्टी ने नया शिखर टच किया है और मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरीके से रैली ब्रेथ काफी शानदार नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल वही अभी भी बना हुआ है कि जो तेजी है कितनी टिकाऊ है। इंडिसेस पे क्या अब कन्विक्शन बन पा रहा है? यहाँ से क्या एक नया बुल मार्केट हमें देखने को मिलेगा? क्या करना चाहिए? स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स क्या होंगे? सब पे होगी चर्चा डिटेल में। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। साल 2026 की शुरुआत में ही बाजार में बुल्स की दमदार वापसी। निफ्टी 26,300 के पार, लाइफ हाई के दहलीज पर। बैंक निफ्टी ने 60,100 के पार निकलकर बनाया नया लाइफ टाइम हाई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जोरदार खरीदारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर लाइफ हाई से महज 1% दूर। मॉर्गन स्टैनली ने दी ओवरवेट रेटिंग, 1847 यानी करीब 18% ऊपर के दिए लक्ष्य। कहा भारी भरकम इन्वेस्टमेंट से अब रिटर्न मिलेगा। टेलीकॉम, रिटेल और AI डेटा सेंटर बिजनेस दिखाएंगे दमखम। सिगरेट में एक्साइज ड्यूटी और NCCD जारी रहने से ITC का शेयर 2 दिनों में करीब 15% टूटा। 72,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ। FMCG इंडेक्स पहुंचा 9 महीने की निचले स्तरों पर। इधर ITC को ज्यादातर ब्रोकरेजेस ने किया डाउनग्रेड, टारगेट भी घटाए। अच्छे बिक्री आंकड़ों से ऑटो में रफ्तार कायम। मारुति, TVS मोटर्स लाइफ हाई पर पहुंचे। हीरो मोटो में भी करीब 3% का जोरदार उछाल बना, वादा के टॉप गेनर्स में शुमार। इधर मेटल में भी चमक कायम। नाल्को और हिंडाल्को रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचे। साथ ही डिफेंस, सरकारी और प्राइवेट बैंकों में अच्छी खरीदारी। कोयले के ऑक्शन में विदेशी कंपनियों को भी सीधे बोली लगाने की मंजूरी से दौड़ा कोल इंडिया। शेयर करीब 6% के उछाल के साथ 14 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा। PM मोदी कोल और माइंस मंत्रालय की बैठक से पहले NTPC, GMDC और NLC में भी जोरदार तेजी। और सरकार ने करीब 42,000 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक PLI स्कीम को मंजूरी दी। डिक्सन, मदरसन, हिंडाल्को, BPL जैसी कंपनियों के प्रस्ताव शामिल। मोबाइल, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में होगा कामकाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। ये कार्यक्रम आप मेरे और शेयर के साथ देखेंगे 3:30 तक। और आज 3:30 का 4:30 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से 1 घंटा और जुड़ जाए तो आतिशी पारी खेलने का मौका मिलेगा। जब दिन अच्छा होता है, मन अच्छा होता है तो बाजार अच्छा लगता है। और अच्छा लगे भी क्यों ना, क्योंकि आज निफ्टी बैंक ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। जी हाँ, शिखर पर निफ्टी बैंक। और अगर आप कंपेयर करें निफ्टी को उसके शिखर से यानी ऑल टाइम हाई से, जो कि 1 दिसंबर को लगाया था इसने, तो महज 10 अंक पहले घूम गया। वो एक औपचारिकता मात्र है, लेकिन मोर और लेस। इंडिसेस आपकी स्क्रीन पे ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करते हुए, और वो 26 पे जो रुकाव था बार बार 2025 में, वो 26 में आखिरकार निकल ही गया। 26 के पार निफ्टी शेयर। बिल्कुल, बहुत स्क्रीन अच्छी नजर आ रही है वीरेंद्र जी। गुड आफ्टरनून आपको। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेक्टर स्पेसिफिक हाल देखिए, ब्रेथ देखिए, सभी अच्छा कर रहे हैं और शानदार रैली देखने को मिल रही है मार्केट में। अब आपने जो लेवल्स बताए थे वीरेंद्र जी सुबह, 26,233 का इंपॉर्टेंट लेवल वो ब्रीच कर दिया हमने। अब 26,300 के पार निकल चुके हैं। तो क्या अब निफ्टी पर कन्विक्शन बन रहा है? जिनके पास मतलब अब जो सोच रहे थे लॉन्ग करने का, वो क्या इन लेवल्स पे करे? जिनके पास है लॉन्ग में अभी, वो क्या करे? काफी कुछ कंफ्यूजन और अभी भी सवाल उनके जहन में है। क्या हिदायत? देखिए श्रेया, कल भी क्लोजिंग में जब आपने उससे प्रश्न पूछा था, मैंने कहा था जनाब थोड़ा रिस्क है, बट रखिए, होल्ड रखिए लॉन्ग। 26,045 तक का आपके पास रिस्क ओपन है एनी टाइम, बट स्टिल रखिए। और सुबह आपको याद हुआ शायद 9:28 मैंने क्लियरली कहा था, देखिए शायद मैं हूं डेटा का मोहताज। डेटा जो कहेगा वो हम स्क्रीन पे बोलेंगे। कल तक कॉल राइटर्स थे, कल तक हमें ये क्लियर नहीं था
कि कौन आके लीड लेगा। श्रेया, लगभग 9:30 पे जो आपकी और मेरी चर्चा हुई थी, इंडेक्स का लेवल था 26,209। रिलायंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, M&M, मुझे अच्छी तरीके से याद है उस वक्त की स्क्रीन, ये 4 निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स थे। और मोस्ट स्पेशली जिस प्रकार से 26,200 की एट द मनी पुट बिक रही थी, वो कन्विक्शन दे रहा था कि बाजार निकल जाएगा। देखिए 26,233 वो था इस दौर के 6 जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट के राइटर्स का कन्विक्शन। लेके आइए सुबह के लेवल्स। द मोमेंट यू विल क्रॉस 233, ह्यूज चांसेस हैं कि आप जाएं टुवर्ड्स 289 और 333। अभी बाजार उसी आखिरी क्लस्टर में है, 289 एंड 333। देखिए किसी भी इंडेक्स या किसी भी स्टॉक, किसी भी अनलाइन या फिर कोई भी अगर आप देखें तो चीज़ हो, चाहे वो अपने प्रीवियस हाई से थोड़ा शाई तो होती है, थोड़ा सा अगर आप देखें हिचकिचाहट तो होती है, थोड़े से कॉलाइटस तो आएंगे। कॉलाइटस पूरे बाजार में होते हैं। जो बाजार 52 वीक हाई क्रिएट कर रहा था उसमें भी कॉलाइटस होते हैं, वो आदत से मजबूर होते हैं। तो थोड़ा सा श्रेया इस लेवल पे 289 और 333 यहाँ पर थोड़ा सा ठहराव तो आएगा ही, रुकाव आएगा ही। अब यक्ष प्रश्न है कि हम 333 पार करेंगे तो याद रखिएगा श्रेया, ऑलमोस्ट 26,370 और लगभग 26,500 का जोन भी खुल जाएगा। लेकिन मैं 26,500 पे अभी कमेंट नहीं करूंगा, मैं स्टैट्स देखूंगा जब शुक्रवार की क्लोजिंग के बाद स्टैट्स आ जाएंगे, उसके बाद उस पर टिप्पणी करूंगा। बट एज ऑफ नाउ मैं फोकस कर रहा हूं ओनली टुवर्ड्स 369, 333, 289, 333 पर अपने प्रॉफिट्स को आप कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो। याद रखिएगा, फिर कह रहा हूं, अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो इस जोन में अवश्य प्रॉफिट बुक करें। पोजिशनल है तो वेट करिए, अपनी रणनीति को हम 369 पे देखेंगे, यहाँ पे क्या करें, क्या स्कोप पर 26500 खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। अब लेके आइए जरा आप स्टैट्स। ऊपर का मामला अब अनचार्टेड टेरिटरी में है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। आइए देखते हैं पुट राइटर्स कहाँ जा रहे हैं। जब बाजार ठीक ठाक कर रहा है, ब्रेड ठीक ठाक है, आप जरा देखिए 26,200, यानी लाइकली मंगलवार की एक्सपायरी के लिए निफ्टी के ऑप्शन राइटर्स अपने आप को प्लेस कैसे कर रहे हैं। आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं श्रेया कि कॉल राइटर्स कम हैं, बट स्टिल दे आर प्लेस्ड एट 26,300। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं दैट 26, 289 एंड 33 ये स्लाइटली टफ होगा। बट पुट राइटर्स जहां पे विजिबल हैं वो है 26,200, यानी आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर आने का वक्त हो गया है अगर आप पोजिशनली हैं। मेरे ख्याल से एक रीजनेबल स्टॉप लॉस अगर कुछ श्रेया मुझसे पूछे ना, आई मीन कंबाइनिंग ऑल टेक्निकल एंड एवरेजेस फैक्टर, मेरे ख्याल से एक रीजनेबल स्टॉप लॉस आएगा 26,178, 26,210, 26,178 एंड 26,210, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस। एंड स्टे कमिटेड इन दिस डायरेक्शन। ट्रेड ट्रेडर थोड़ा सा 289, 333 के बीच में बुक करिए, बट पोजिशनली लॉन्ग रहिए। सिर्फ ब्रेथ, कंट्रीब्यूटर्स, पुट राइटर्स, तीनों के कन्विक्शन को देख के ये बात कह रहा हूं मैं श्रेया। बिल्कुल, अगर डे ट्रेडर हैं तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं यहाँ पर आप, और अगर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने लॉन्ग लिया है तो लॉन्ग बने रह सकते हैं। लेकिन 26,370 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, निफ्टी पे हमने डिटेल में चर्चा कर ली, करना क्या चाहिए, लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या है वो सब जान लिया। लेकिन बैंक निफ्टी सबसे पहले तो इसने आज नया शिखर बनाया है, 60,088 के लेवल पर है, और 60,078 आपने एक लेवल बताया था, उस पहला रेजिस्टेंस जो उसने पार किया है। तो यहाँ आप क्या मौके और खुल रहे हैं, अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, क्या आंकड़े बता रहे हैं, और क्या प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से भी साथ मिलेगा बैंक निफ्टी को? देखिए श्रेया, अगर आप एक बार जरा डायरेक्टर साहब जरा निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स को लेके आइएगा, जरा आप निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स और स्टॉक फ्यूचर्स को थोड़ा रीड कीजिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एट ऑल टाइम है, डायरेक्टर साहब रोटेट करते रहिएगा। एक्सिस बैंक बैकफुट पे है, बैंक ऑफ बड़ौदा स्ट्रॉन्ग ऑल टाइम ये इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, कैनरा बैंक बैकफुट पे, फेडरल बैंक बैकफुट पे, HDFC बैंक 999 के कॉल राइटर्स को बाहर करता हुआ, ICICI बैंक जो अब तक नहीं चला था वो आज चला, IDFC फर्स्ट बैंक ऐसा ही है, इंडसइंड बैंक अच्छा करता हुआ, क्लासिकल फ्लैग ब्रेकआउट, कोटक थोड़ा सा अगर आप देखें तो जूझता हुआ, बाकी पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2-3 चीज़ें हैं श्रेया। ICICI बैंक का रिवर्सल, हल्का सा माइन्यूट रिवर्सल, हालांकि इसे मेरे ख्याल से रिवर्सल कहूँगा भी नहीं मैं। HDFC बैंक और SBI पर भी नजर रखिएगा डॉक्टर साहब। HDFC बैंक के और SBI के, HDFC बैंक का 1000 का कॉल राइटर और निफ्टी और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1000 का कॉल राइटर दोनों रखिएगा।
ये दो स्टॉक फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं, इन दोनों के कॉल राइटर्स को देखिए श्रेया, मैंने 12 बजे भी ये चेक किया था, HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों के हजार के कॉल राइटर्स बैकफुट पे। लुक एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.20% OI शेड, यानी ये कॉल राइटर एग्जिट ले रहा है। अब लेके आइएगा HDFC बैंक की, HDFC बैंक मैंने आपको सुबह भी दिखाया था, वो 1000 का कॉल राइटर बैकफुट पे। अब यहाँ पे इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया 45 लाख का। तो शायद ये 2-3 स्टॉक्स अच्छा सेंस दे रहे हैं और इन्होंने अभी तक फ्रैंकली स्पीकिंग पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। और ICICI बैंक का चलना थोड़ा सा इस बात का एक आई थिंक एक चीज़ ये कहता है कि माइट भी शायद आज की बाइंग में FIs का पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग हो, माइट भी हो सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ श्रेया, अगर आप पोजिशनली लॉन्ग हैं तो अभी भी रहिए, जो कि मैंने सुबह बात की थी। आज के इस प्राइस मूव के साथ अच्छी बात ही हुई, आपने 2 कॉल राइटर्स को ट्रैप कर दिया, 59,800 और 60,000 के। अगर यहाँ पे क्लोज आ जाए तो डेफिनेटली अपनी पोजीशंस को आप कैरी करिएगा। ये एक बहुत ही अच्छा निर्णायक रेक्टेंगल ब्रेकआउट है और आपका स्टॉप लॉस करीब करीब थोड़ा डीप रहेगा श्रेया। जिस प्रकार की पुट राइटिंग है 59,500 पे, 59,600 पे, 59,700 पे, 59,800 पे, जरा प्लीज दिखाइएगा जरा, 59,500 पे जिस प्रकार की राइटिंग है, मेरे ख्याल से अगर आप पोजिशनली लॉन्ग है तो आपका स्टॉप लॉस 59,500 के आसपास होना चाहिए। बट इट्स डूइंग वेल, बट शायद 3 चीज़ों पर नजर रहेगी, ICICI बैंक, HDFC बैंक और SBI जो एडवांटेज देंगे वो ये 3 स्टॉक्स देखेंगे। देखिए 59,500 की पुट 19 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, जो सबसे बड़ी पुट है, आपका स्टॉप लॉस वहीं पर होना चाहिए श्रेया। बिल्कुल, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी के बता दिए गए हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। जिस तरीके से दोनों ही स्पेस से यहाँ पर एक कंट्रीब्यूशन मिलता हुआ, तो बैंक निफ्टी रहेगा रडार पर। अब देखते हैं यहाँ से मार्केट किस ओर जाता है, लेकिन 2026 की शुरुआत जाहिर तौर पर काफ़ी अच्छी हुई है। चलिए, निफ्टी बैंक निफ्टी यानी कि इंडिसेस की बात हो गई, अब स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा कर लेते हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करती है और जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, शुरुआत करेंगे तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। कौन कौन से स्टॉक्स आए हैं रडार पर, तो कोल इंडिया जाहिर तौर पर 6.5% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। अब कोल के ई ऑक्शन में सीधे फॉरेन कंपनियां भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, तो उससे दौड़ गया 6.5%। और आगे शो में समझेंगे डिटेल में कोल इंडिया में हो क्या रहा है, फिर एक व्यू भी लेंगे। NTPC इसी क्रम में चलता हुआ पूरा पावर अगर स्पेस देखें तो शानदार करता हुआ 4% ये चढ़ गया। ट्रेंड चढ़ा है 3%, यहाँ पर एक अच्छा पुल बैक। और हिंडाल्को अगर आप देखें तो 3% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। बॉश इरेडा ये शानदार मूव्स, इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी स्पेस में शानदार रैलीज, 8% से ज्यादा की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। इरेडा 4.5% ज्यादा, टोरेंट पार 5.5% और पिरामिल फार्मा भी देखिए 5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अच्छा मूड मॉल में बैकफुट पर ऑब्वियसली ITC 4% आज भी डाउन है, 2 ट्रेडिंग सेशन में 15% डाउन हो गया ये। नेस्ले इंडिया यहाँ पर आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 1%। श्रीराम फाइनेंस अच्छी रैली के बाद ये टूटा और भारतीय एयरटेल कल की रैली के बाद यहाँ पे भी थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लेकिन और कहाँ पर थोड़े प्रेशर है, तो न्यू एंट्रेंट बजाज होल्डिंग, स्विगी 2% डाउन, वारी एनर्जी 3.5% डाउन नजर आएगा और APL अपोलो ट्यूब्स में भी करीब 2% की फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। ये बात होगी स्टॉक स्पेसिफिक कैसे मूव्स हमने आपको बता दिया, लेकिन अब शो में क्या क्या है, कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ है AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, सचितानंद उत्तेकर, कविता जैन, सोमिल मेहता और अरुण कुमार मंत्री जी से। 2:15 पर आशीष चतुर्वेदी आपको बताएंगे कि कोल इंडिया में जोरदार तेजी क्यों है। 2:20 पर लक्ष्मण रॉय बताएंगे टोबैको पर टैक्स बढ़ाने को लेकर क्या है सरकार की दलील। 2:30 बजे सोनल भूतरा बताएंगे आपको कि रिलायंस का शेयर क्यों चल रहा है आखिर। और 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा जी। 3:05 पर त्रिमोता बताएंगे आपको डीलिंग रूम में किन शेयरों पर फोकस है। 3:10 पे वीरेंद्र जी से सोमवार के लिए लेंगे स्ट्रैटेजी और 3:15 पे लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए अब कॉल्स का क्रम शुरू करते हैं यहाँ से। और प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है बजाज ऑटो। पिछले हफ्ते भी मैंने दिया था, उस समय टारगेट 9400 था, वो अचीव हो चुका। अब ट्रेड कर रहा है 9625 और मेरे ख्याल से 50 रुपए का स्टॉप होना चाहिए, ज्यादा नहीं। फर्स्ट टारगेट 9700 लगता है, यहाँ से भी ऊपर जाएगा। 9800 भी पॉसिबल है नेक्स्ट वीक बजाज ऑटो।
बजाज ऑटो गावस्कर की पसंद है। हालांकि आज थोड़ा ये अब तो निचले स्रोत से रिकवर हो गया, मार्केट में अच्छी तेजी है, लेकिन आज थोड़ा वीक परफॉर्म कर रहा था बाकी ऑटो स्टॉक्स अगर आप कंपेयर करें तो। अच्छी रिकवरी और डेज हाई पर है। यहाँ पे खरीदारी की राय गावस्कर की तरफ से आती हुई। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, पेटीएम पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पेटीएम में हमने करेक्शन देखा था, स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया, आज अपने 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। आई थिंक यहाँ से रैली रिज्यूम हो सकती है, इसलिए पेटीएम में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 1314 के लगाएंगे और 1385 1385 तक के टारगेट्स पॉसिबल है पेटीएम में। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 1340 का कॉल ऑप्शन जो 42 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 32 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लें और 65 रुपीज के टारगेट सेट कर लें। ओके, बहुत दिनों बाद पेटीएम पे कोई ट्रेड इमर्ज हुआ है और एक चांस ऑफ ब्रेकआउट पेटीएम में बनता हुआ। सचिन, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट एंड नववर्ष की सबको शुभकामनाएं। मुझे लग रहा है यहाँ पर मार्केट जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, काफी सारे स्टॉक्स हैं, लीडर्स हैं इनफैक्ट, जो अभी भी शॉर्ट्स के घेरे में है। तो मुझे लग रहा है वहां पर कहीं जाकर फोकस करना चाहिए, जहां पर शॉर्ट कवरिंग मूव्स थोड़े से इंटेंस हो सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस का जिस तरीके से डेटा है, 2280 के आसपास फिलहाल इसके फ्यूचर्स ट्रेंड हो रहे थे। जिस तरीके से पिछले 3 दिनों की रिकवरी हुई है, एक वी पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए 2300 के आसपास का। जो कॉल राइटर्स का हर्डल है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर हर्डल चैलेंज होगा और उसके वजह से एक काफी बड़ी रैली बन सकती है काउंटर में। तो यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2278 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 2340 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 2380 का। खरीदारी करनी है आपको अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में। अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय सचिन जी की तरफ से आती हुई। स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता हुआ। अरुण कुमार मंत्री जी, गुड आफ्टरनून, और आपकी पिक इस वक्त की? श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून सभी को। श्रेया जी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लीडर्स के साथ ही रहना चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। इनफैक्ट 1000 के कॉल में देखें तो 45 लाख शेयर्स के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। तो मुझे लग रहा है वहां पे कवरिंग आनी चाहिए। तो 1000 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है 1025 तक के लेवल दिखा सकता है। तो एचडीएफसी बैंक को लेने की सलाह है। 990 का स्टॉप लॉस लगाए और 1025 तक के टारगेट्स। ओके, एचडीएफसी बैंक पे आपका कॉल है। अब चलते हैं सोमिल के पास। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज में बेसिकली एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है और ये एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न ऑन द आवरली चार्ट्स भी ऊपर की तरफ टूटा है। आज बहुत ही अच्छा मोमेंटम है, 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बहुत अच्छा बाउंस आ सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 2010 पर और टारगेट होगा 2180। जी कह रहे हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज पर खरीदारी कीजिए और रियल्टी स्पेस में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, अच्छी बाइंग फिलहाल देखने को मिल रही है। चलिए, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर रख देते हैं फटाफट से, ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर पाएं। प्रकाश गावस्कर ने बजाज ऑटो को चुना है, 9800 तक के टारगेट देख रहे वो, 9570 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मानस जी दाव लगा रहे हैं पेटीएम पर, खरीदारी की सलाह उनकी तरफ से, और 1385 तक के टारगेट देख रहे वो, 1314 को आपका स्टॉप लॉस होगा। और सचिन जी कह रहे हैं कि अदानी एंटरप्राइजेस की फ्यूचर में ही पैसा बनेगा, तो टारगेट है उनकी तरफ से 2380, 2278 का स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण कुमार मंत्री जी ने कहा कि एचडीएफसी बैंक यहां से अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो इसको भी रडार पर रखें। खरीदारी की सलाह उनकी तरफ से, 1025 का टारगेट है, 990 का स्टॉप लॉस जरूर से मेंटेन करना है। और सोमिल जी ने रियल्टी स्पेस से गोदरेज प्रॉपर्टीज चुना है। रियल्टी स्पेस में अब एक बाइंग नजर आती हुई, हालांकि काफी सीसॉ वाला पैटर्न रहा है ये। आप तो देखें तो 2180 का टारगेट देख रहे हैं सोमिल जी, और 2010 का स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल आप इसमें बने रह सकते हैं। तो ये गोदरेज प्रॉपर्टीज और सारे कॉल्स हो गए हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा, राजेश अग्रवाल जी से समझेंगे। गुड आफ्टरनून राजेश जी, और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर। बताइए 2026 में कौन से स्टॉक में बनेगा पैसा? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
आपकी आपकी टीम को, हमारे दर्शकों को, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल आपके पिछले साल से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ की बात है, आज अगर देखें तो कोल इंडिया के साथ जाना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे तो भारत की जो एनर्जी की लैंडस्केप है, उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। 55% के आसपास देश की एनर्जी को और 70% के आसपास इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर रहा है। और बावजूद इतनी बातों के कि रिन्यूएबल, नॉन फॉसिल वगैरह आएंगी, मुझे नहीं लगता कि थर्मल की कैपेसिटी में है जो वहाँ कोई दिक्कत आने वाली है। सरकार की पुरजोर कोशिश है कि कोल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, कोल गैसिफिकेशन हो रहे हैं, थर्मल के पावर जनरेशन के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, और कंपनी ने करीब सोलर में भी अपने निवेश किए। 150 मेगावाट की सोलर की कैपेसिटी है, 35,000 करोड़ कंपनी के बुक्स में कैश है, और डिविडेंड यील्ड भी देखो तो अभी करीब करीब 7% के आसपास की बैठी है। पिछले हफ्ते कुछ खबरें ऐसे निकल कर के आई कि इनकी सब्सिडियरीज को शायद लिस्टिंग कराई जाए तो वहां से वैल्यू अनलॉकिंग होगी, अगर ऐसा होता है तो। और आज जैसी खबरें आ रही हैं कि विदेशों से भी ई ऑप्शन में पार्टिसिपेट किया जा सकता है, तो वो एक अलग तड़का है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक लंबी अवधि में अच्छे पैसे दे सकता है, हाईली अंडर वैल्यूड है, डिविडेंड यील्ड अच्छी बैठती है। मध्यम अवधि में 450 के टारगेट रखें, बट वो मध्यम अवधि में, बट लंबी अवधि में हमारे अनुमान से ये 500 प्लस जा सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जी हाँ, राजेश जी का एक कंस्ट्रक्टिव व्यू है कोल इंडिया पे, और वाकई वो सब्सिडीज की लिस्टिंग, उस ट्रिगर ने इसको लास्ट वीक बेस्ट परफॉर्मर बनाया था। ये की एवरेजेस के ऊपर आया था। याद रखिएगा 425 का प्राइस, देखिए स्टॉक चला नहीं है बहुत अभी, इसका ऑल टाइम हाई है, आप ये समझिए 545 के आसपास का। इसमें एक ब्रेकआउट आया था अगस्त 2023 में, जनाब 250 का स्टॉक 550 हो गया था, और फिर एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट है। सारे एवरेजेस पूरे हो चुके हैं, वीकली चार्ट्स पर खूबसूरत पैटर्न। और एक बात सुनिए, ये अब प्राइस जो है ना 21 नवंबर 2024 के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर है। लेकिन ट्रिगर्स और भी हैं, आप यकीन मानिए। कोल और माइनिंग से जुड़े जितने शेयर हैं उनमें सबसे ज़्यादा एक्शन दिख रहा है। दरअसल पीएम मोदी कोल और माइनिंग सेक्टर की समीक्षा करने जा रहे हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ इस पॉलिसी पे बातचीत करने के लिए, मतलब ये क्या पॉलिसी बन रही है इस क्षेत्र के लिए, सीएनबीसी आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण जी मौजूद हैं इस वक्त। लक्ष्मण जी, इन स्टॉक्स में बहुत अच्छा मूव है, और इनफैक्ट आज से नहीं, पिछले 4-5 दिन से तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव भी है। रीजनिंग क्या लगती है आपको? सरकारी खेमे में क्या पॉसिबल, मतलब क्या खबर मिल रही है आपको? दरअसल प्रधानमंत्री नए साल की शुरुआत से ही हर दिन किसी न किसी सेक्टर के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कल जो समीक्षा बैठक हुई थी वो थी शिपिंग सेक्टर को लेकर के। अब जो समीक्षा बैठक हो रही है वो है आज कोल सेक्टर को लेकर के, और कल होगी माइनिंग सेक्टर को लेकर के। ऐसी समीक्षा बैठक होगी। लेकिन जो कोल सेक्टर को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कोल माइनिंग पर खास फोकस होगा। कोल माइनिंग में कैसे निजी भागीदारी को बढ़ाया जाए। कई कंपनियां ऐसे जिनके पास कोयला खदान है, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से माइनिंग कर लेते हैं, बाकी कोयला पड़ा रहता है, तो कैसे वहाँ पे कोयले की माइनिंग को बढ़ावा दिया जाए, इस पर फोकस रहेगा। इसके लिए सरकार ने कानून ही बनाया है कि कोल की माइनिंग करके आप चाहें तो कोल को बेच सकते हैं दूसरी जगह भी। उस पर किस तरह से प्रगति हुई, ये यहाँ पे खास फोकस में रहने वाला है। कोयला उत्पादन की कितनी ज़रूरत है, हमें पावर सेक्टर को कितना कोयला चाहिए, इसके पूरे समीक्षा की जाएगी, उसका आकलन किया जाएगा, उसके हिसाब से भविष्य की रणनीति बनाई जाएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण सेक्टर है जिस पर कल समीक्षा बैठक होगी, माइनिंग सेक्टर को लेकर के। माइनिंग सेक्टर में क्रिटिकल मिनरल पर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहने वाला है। क्रिटिकल मिनरल को बढ़ावा देने के लिए, अर्थ मिनरल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले दिनों स्कीम लाई थी। उस स्कीम का क्या हुआ, उस स्कीम में कितनी दिलचस्पी दिखी, कोई अड़चन तो नहीं आ रही है, और कैसे उस स्कीम को और ज़्यादा धरातल पर लागू किया जाए, तो ये भी एक महत्वपूर्ण फोकस रहने वाला है माइनिंग सेक्टर को लेकर के। दूसरी माइनिंग एक्टिविटी में भी ज़्यादा जोर दिया जाए, ये सरकार का फोकस रहने वाला। तो ये जो सेक्टर है, कोल और माइनिंग सेक्टर, अगले 2 दिनों तक काफ़ी ज़्यादा सरकार के फोकस में रहेंगे। और इस बैठक के बाद भविष्य के लिए एक रणनीति बनेगी, रोड मैप निकल कर आएगा कि कोल सेक्टर के लिए आगे आने वाले दिनों में हमें क्या करना है, माइनिंग सेक्टर के लिए आगे आने वाले दिनों में हमें क्या करना है। जो मैं सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस बैठक में कोल सेक्टर के लिए, माइनिंग सेक्टर के लिए आगे का एक रोड मैप पेश किया जाएगा, प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। उस प्रेजेंटेशन के आधार पर अगर सहमति बन जाती है, प्रधानमंत्री हामी भर देते हैं, तो फिर इस पर आने वाले दिनों में आप काफ़ी ठोस एक्शन होता हुआ देखेंगे। बिल्कुल ठीक, शुक्रिया लक्ष्मण जी जानकारी के लिए। और शानदार रैली पूरे माइनिंग स्पेस में अगर आपको देखने को मिलेगी, और सरकार अग्रसर होकर कोल और माइनिंग स्पेस को लेकर चर्चा कर रही है, बातें कर रही है, अहम कदम उठा रही है, और पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। और कोल इंडिया 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ गेनर्स में शुमार है। लेकिन
कोल इंडिया आज जिस तरीके से चल रहा है, शेयर 14 मंथ्स की ऊंचाई पर पहुंच गया है। एक तो ट्रिगर हमने समझा, लेकिन और कौन से कारण हैं जो कोल इंडिया को इस तरीके से पुश कर रही है? आशीष चतुर्वेदी से समझ लेते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। कोल इंडिया गेनर्स में शुमार है, शानदार रैली। एक तो कारण हमने समझा कि सरकार अग्रसर होकर काम कर रही है, और इसके अलावा भी कोई कारण है क्या जो कोल इंडिया इस तरीके से दौड़ रहा है? बिल्कुल, और लगातार अपडेट्स देकर हम आपको बताते जा रहे हैं। जब 400 रुपए के करीब था तभी भी एक बार आपको अपडेट दी थी। अब दरअसल अगर आप देखें तो काफी कुछ कोल इंडिया के फेवर में चल रहा है। प्राइस एक्शन तो जबरदस्त है, आज इसका चार्ट देखते ही बनता है। अक्टूबर 2024 के स्तर पर चल रहा है। पिछले एक महीने में देखें तो दिग्गज कोल इंडिया अपने साइज के हिसाब से बहुत बड़ा है, और एक महीने में 9% की तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खबर के हिसाब से देखें तो इनके जो ई ऑक्शन प्रीमियम्स होते हैं, इसके लिए काफ़ी बढ़िया खबर आ रही है। अब जो विदेशी कंपनियां हैं वो इस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो ई ऑक्शन में देखिए जितनी ज़्यादा बिडिंग होगी उतना फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलता है, तो अपने आप में ये बड़ी पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ ये है कि पीएमओ ने कहा है कि 2030 तक कोल इंडिया के पास 8 सब्सिडरीज हैं, और इन 8 सब्सिडरीज के चलते कामकाज होता है। इन सभी की वैल्यू अनलॉकिंग होगी। 8 की 8 सब्सिडरीज जो है वो लिस्ट कराने के लिए जो है पूरी तरीके से पीएमओ तैयार बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो BCCL जो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है, और सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, इसकी मार्च 2026 यानी इसी साल तक लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। और साथ में अगर आप देखें तो जो सदर्न ईस्टर्न कोल्डफील्ड है और बाकी की इनकी जो सब्सिडरीज है, यहाँ पर देखिए तो लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी तेज़ी से चल रही है। प्रोडक्शन के लिहाज से इस साल के लिए काफ़ी अग्रेसिव टारगेट्स हैं। 87.5 करोड़ टन के आसपास का प्रोडक्शन टारगेट है, और साथ में इनकी क्रिटिकल मिनरल्स में कुछ जेवीज हैं। कोल गैसिफिकेशन के लिए इन्होंने BPCL के साथ करार कर रखा है, तो इसके चलते भी आप देखें तो मार्केट्स को पसंद आ रहा है, और इसी का असर है कि स्टॉक फिलहाल 6% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। आशीष बहुत शुक्रिया। क्यों दौड़ा कोल इंडिया, इसकी पूरी की पूरी अगर आप देखें तो जो के पीछे जो कहानी थी उसको समझाया आपने। हमने 3-4 चीज़ें अगर आप देखें भी, राजेश अग्रवाल जी से बात हुई, लक्ष्मण जी से बात हुई, आशीष से बात हुई, कोल इंडिया आपकी स्क्रीन पर। और देखिए कोल इंडिया ही नहीं, मैं रोज़ बरोज़ जब डेरिवेटिव्स की लिस्ट देखता हूँ, डेरिवेटिव्स के आंकड़े देखता हूँ, सडनली पूरे ऑयल एंड गैस बास्केट में जो, और एनर्जी स्पेस में मैं ज़्यादा सही शब्द का इस्तेमाल करूँ तो बाइंग आ रही है, लेड बाय रिलायंस। जरा एक एक करके पूरा का पूरा ये बास्केट रखिएगा ऑयल एंड गैस स्पेस को। मैं जरा इनफैक्ट यहाँ पे स्टेल्स पे निकाल लेता हूँ। आप चार्ट्स देखिए, आप शुरू करिए रिलायंस इंडस्ट्रीज से, आप OMCs को देखिए, इवन फॉर दैट मैटर एक दो दिन तो बीच में मूव आपका ONGC में आ गया था। आपकी रेटिंग सचिन क्या कह रही है? आई मीन कोल इंडिया में एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट, मल्टी ईयर रेंज ब्रेकआउट है। रिलायंस क्लोज एट इट्स ऑल टाइम हाई। पेट्रोनेट पे एक दिन हमने मूव देखा था। एक दो स्टॉक्स अगर आपको पिक करने हो पूरे इस बास्केट से, कौन से पिक करेंगे आप? वीरेंद्र जी, डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को सुबह ही रेकमेंड किया था कोल इंडिया 406 लेवल के आसपास, एंड एक लॉन्ग टर्म टारगेट हमने जो इंडिकेट किया है वो लगभग अराउंड 540 के आसपास है। जैसे आपने मेंशन किया एक 13 महीनों का एक कंसोलिडेशन बैंड यहाँ पर मैच्योर हो चुका था, उससे एक ब्रेकआउट की उम्मीद थी। वो ब्रेकआउट काफी वेल मैनर में फेज आउट हुआ है, एंड जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है ये ऑनगोइंग मोमेंटम है वो लगभग अराउंड 445 तक तो इमीडिएटली एक्सटेंड होगा ही, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 540 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी भी यहाँ पर मुझे लग रहा है लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने में कोई हर्ज नहीं है। एंड जो दूसरा आपने जिक्र किया था रिलायंस का, आई थिंक ये भी काफी कॉन्फिडेंट स्ट्रक्चर में रहा है। इनफैक्ट पिछले सीरीज में भी हमने देखा था जिस तरीके से इसमें एक ऑस्किलेशन मोड था, मुझे लग रहा है उस पर्टिकुलर मोड से अभी ट्रेंडिंग मोड में आ चुका है काउंटर। 1520 के आसपास के फ्लोर्स इसने अच्छी तरह एस्टैब्लिश किए हैं, एंड जल्दी मुझे लग रहा है 1600 के ब्रेकआउट के बाद 1750 तक की हेडरूम यहाँ पर भी नजर आ सकती है। तो आई थिंक कोल इंडिया फर्स्ट चॉइस होगा, बट सेकंड इन लाइन मुझे लग रहा है रिलायंस का डेटा काफी शानदार है, तो यहाँ पर भी 1560 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी लॉन्ग पोजीशंस चेज किए जा सकते हैं 1700 के लक्ष्य के लिए। ओके, कोल इंडिया तो है ही रडार पर, रिलायंस की भी चर्चा हुई। डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर है, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करे। अच्छा, रिलायंस की बातें हो रही हैं और मॉर्गन स्टैनली की आज दरअसल एक रिपोर्ट भी आई और उसके बाद हमने देखा 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा कारोबार। तो मॉर्गन स्टैनली ने ऐसी क्या बातें कही हैं, उस रिपोर्ट में क्या है, ये समझ लेते हैं मेरी सहयोगी सोनल से। सोनल, गुड आफ्टरनून। रिलायंस में आज तेज़ी और डेज हाइक पे कर रहा है कारोबार, कारण क्या है और ब्रोकर आखिर क्या मान के चल रहे हैं?
रिलायंस इंडस्ट्रीज से पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारे पॉजिटिव नोट्स आए हैं। आज मॉर्गन स्टैनली ने एक नोट निकाला है जिसमें वो कहते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी चौथी मोनेटाइजेशन साइकिल में है पिछले 3 डेकेड्स में, पिछले 3 साल में, और बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो आगे होके रिलायंस के स्टॉक को हायर लेवल्स पे लेके जाएगा। द फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स इज द फैक्ट कि उन्होंने नए बिजनेसेस में और बहुत सारे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। $80 बिलियन का मोनेटाइजेशन रिलायंस के प्लान में है और वो ही चीज़ की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा। 3 ट्रिगर्स जो नेक्स्ट 3 महीने और नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना रहेगा। इन द फर्स्ट क्वार्टर रिफाइनिंग अपसाइकिल का एक्सपेक्टेशन है, ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस इसके कारण अच्छा करेगा। इन द सेकंड क्वार्टर आरपू हाइक और रिटेल ग्रोथ फोकस में रहेगा बिकॉज ये दोनों बिजनेसेस बहुत अच्छा करेंगे। तीसरे क्वार्टर में न्यू एनर्जी बिजनेस की कुछ कैपेसिटी ऑन स्ट्रीम आएगी, गीगा फैक्ट्री विल स्टार्ट वर्किंग, तो ये फोकस में रहेगा। और आईपीओ ऑफ डिजिटल वर्टिकल ये एक्सपेक्ट किया गया है थर्ड क्वार्टर में। सो ये सारे ट्रिगर्स को इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी लगाया है, इसकी वजह से उनकी टारगेट प्राइस में कुछ एडिशन होगा, वैल्यूएशन में कुछ एडिशन होगा। अंडरवेट रेटिंग है मॉर्गन स्टैनली की रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, टारगेट प्राइस है 1847। बिल्कुल 1847 तक के टारगेट आए हैं रिलायंस में, अच्छे खासे अपसाइड नज़र आ रहे हैं रिलायंस में, काफ़ी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट रिलायंस के लिए। एक तो जियो का आईपीओ एक बड़ा ट्रिगर है, साथ ही जिस तरीके से कस्टमर बेस बन रहा है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, और रिफाइनरी और अदर बिजनेस तो अच्छा कर ही रहे हैं। डिस्क्लेमर प्लेट अगेन आपके स्क्रीन पर रख देते हैं, रिलायंस क्योंकि हमारी पेरेंट कंपनी है। अच्छा, 2 स्टॉक्स पर मैं पूछना चाह रही थी, इनफैक्ट एक बार रखिए एनएचपीसी और एनटीपीसी, दोनों में लगभग 4.25% के करीब यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। अब राजेश अग्रवाल जी, एक रिपोर्ट देख रही थी मैं, यूटिलिटी स्टॉक्स 2026 में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि दोनों ही स्टॉक्स ने काफ़ी पेशेंस टेस्ट किए हैं। क्या आज के मूव से ये कहा जा सकता है कि 2026 में अच्छे एनटीपीसी और एनएचपीसी में पैसे बनेंगे? आपकी राय? देखिए, स्टोरी अच्छी है, खास करके एनटीपीसी की अगर बात की जाए तो एनएचपीसी मेरे हिसाब से अच्छा खासा चल गया है, यहाँ से थोड़ा करेक्शन हो सकता है, पर एनटीपीसी से हमारी बड़ी उम्मीदें हैं और हमें लगता है कि अभी भी बहुत अंडर वैल्यूड है। हालांकि 52 वीक हाई के जस्ट थोड़े से ही नजदीक है, मैं अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो 370 के आसपास के 52 वीक हाई होंगे। अगर आप देखो तो भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है, 76,000 मेगावाट के ऊपर की इनकी कैपेसिटी है, 24% डोमेस्टिक डिमांड को केटर कर रही है और 17% डोमेस्टिक डिमांड की इनकी डोमेस्टिक कैपेसिटी है इनकी। 8 कोल ब्लॉक है, 25 गीगावाट की अगले आने वाले 3 साल में कैपेसिटी एक्सपेंशन की बातें कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी में जा रहे हैं, डिविडेंड यील्ड अच्छी है। मैं समझता हूँ सारे पायदान पे बहुत खरी कंपनी उतरती है। कम से कम 400 के टारगेट साल के अंत तक मान के चला जा सकता है इसमें, तो यहाँ पे किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ओके, एनटीपीसी 349 पे आपका बाय कॉल। चलिए अब एक काम करते हैं, इन जो एनर्जी स्पेस में डिस्कशन हुआ जिसमें अगर आप देखें पावर कंपनियां भी हैं, कोल कंपनियां भी हैं, रिलायंस भी है, ऑयल गैस स्पेस में थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, ट्रेड्स पिक करते हैं कैश के। प्रकाश रावत सर, सौमिल जी और अरुण कुमार मंत्री जी एक एक करके ट्रेड देंगे। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? मेरा ध्यान है सीएट पर, सीएट टायर्स पर। सीएट टायर्स ट्रेड कर रहा है 3877 पर, सेटअप के हिसाब से सही है, यहीं से एक अपमूव मिल सकता है, शुरू हुआ है। अब ट्रेड करेंगे, स्टॉप लगाएंगे 3850, करीब 27 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 4000 है, उसे वक्त लगेगा, कैरी ऑन ट्रेड है सीएट टायर्स। सीएट ये अच्छा लग रहा है, गावस्कर को इस पूरे स्पेस में अच्छी रैली, तो ये काउंटर भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ। सोमिल जी, आपका कैश कॉल? मेरा कैश कॉल होगा एस पर, ACE पर। यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है जो मुझे लगता है ऊपर की तरफ ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल चुका है, 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। इस समय एग्जैक्टली 40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है, विच विल बी अ हर्डल, बट मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगी रैली। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडिकेटर्स में बाय सिग्नल है, फ्रेश हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, ग्रेट सेटअप। स्टॉप लॉस रहेगा 930 पर और टारगेट होगा 1075। ओके, इस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 971 पे आपका बाय कॉल। अरुण जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, अगेन एक छोटी कंपनी के साथ ही जाना चाहूंगा। सेगिलिटी में खरीदारी की सलाह है, 52.5 के आसपास चल रहा है, एक अच्छा पोल एंड फ्लैग का पैटर्न डेली चार्ट्स पे बन रहा है। मुझे लग रहा है इसका ब्रेकआउट आपको आज नहीं तो मंडे के सेशन में देखने को मिल सकता है।
तो इसको खरीदारी की सलाह है। 51 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और 58 तक के पोजिशनल टारगेट्स इसमें थोड़ा लंबा वक्त देते हैं तो देखने को मिल सकते हैं। तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, तो इसको बाय करने की सलाह है। 51 का स्टॉप लॉस है। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड सेजिलिटी में नजर आ रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की राय 1.5% अप आज के सेशन में अरुण जी की तरफ से आगे। कैश कॉल में सीएट, एसीई और सेजिलिटी हमने ये 3 स्टॉक्स पिक किए हैं। अब हमारे साथ जुड़ रही हैं कविता जी। कविता जी गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए तो पहले इस वक्त की ट्रेड क्या होगी आपकी? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड लिटिल अग्रेसिव है। हिंदुस्तान जिंक को अगर आप देखें तो ऑल्दो कमोडिटी की प्राइसेस को देखना चाहिए, बट रिस्क रिवॉर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल सीम्स गुड। मंथली चार्ट पर टारगेट्स इंटैक्ट हैं एज ऑफ नाउ, और डेली चार्ट पर इसने बहुत अच्छे से अपने 10 EMA को सपोर्ट लेकर मूव आते हुए दिखे हैं। सो एज ऑफ नाउ 626 के लेवल पर है। फॉर अ डे और 2 पर्सपेक्टिव मुझे लगता है 640 650 के प्राइस मूव बनने चाहिए। From here one can take a stop loss of 605 और पोजिशनली अगर ये इंटैक्ट रहता है 650 के ऊपर तो 740 तक के मूव बनने चाहिए। कंडीशनली 605 शुड बी होल्ड। ओके, हिंदुस्तान जिंक है कविता जी की कॉल। इस बीच कुछ अच्छे ब्रेकआउट्स जो इस पैनल ने पहले भी पकड़े थे अभी भी अच्छा कर रहे हैं, बस उन पे एक चेक ले रहा हूँ। लेट्स ब्रिंग BHEL क्या कर रहा है? 299 सही कर रहा है, यस 298। और डायरेक्टर साहब इसकी रखिएगा कॉल। आज आप ये देखिए बहुत सारे स्टॉक्स में, हमें जनवरी की सीरीज में हम जब से आए हैं, जो स्टॉक्स दिसंबर के लास्ट 10 दिनों में ब्रेकआउट नहीं दे पाए थे, जस्ट गो एंड चेक देयर नियरेस्ट स्ट्राइक। रिलायंस 1600, HDFC बैंक 1000, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1000। BHEL की जरा कॉल रखिएगा 300 की। BHEL में क्लासिकल फ्लैग था और याद रखिएगा इसमें आपके पास अर्निंग का भी थ्रस्ट था, खोखला नहीं वो, अर्निंग्स बहुत अच्छी थी इस बार की। प्लीज़ 300 की कॉल रखेंगे एक बार जरा। ये देखिए 65 लाख, 18% तो आज बिल्डअप हुआ। मानस ये इसका मतलब मेरे ख्याल से अगस्त 2024 के बाद कब तक का हाईएस्ट लेवल है। ये पूरी की पूरी थीम पावर है ना, कैपिटल गुड्स, ये भी बहुत अच्छा कर रही है। आपका ठीक क्या है BHEL में? देखिए BHEL में अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा। अब अगर हमें इस फ्लैग पैटर्न के टारगेट सेट करने हो, उस ब्रेकआउट के टारगेट सेट करने हो, तो कम से कम 330-335 रुपए के आसपास के आते हैं। मेरा समझना है कि स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है। करंट लेवल्स पे भी आप एक ट्रेड ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे एक पोजीशन ट्रेड ले 284 के स्टॉप लॉस से कम 330 रुपए के टारगेट के लिए। BHEL में एक कंस्ट्रक्टिव व्यू है। राजेश अग्रवाल जी, इस पूरी थीम में आए अगर हम थोड़ा सा, हम पावर पे बात की, हमने कोल पे बात करी, थोड़ा सा आप आ जाइए कैपिटल गुड्स में। अभी कैपिटल गुड्स, इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन स्पेस, अभी कुछ देर पहले एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पे कॉल गई थी। हाल फिलहाल में कोई इंफ्रा कंपनी आप लोगों ने कैच करी है क्या? देखिए हाल फिलहाल में तो नहीं करी है, बट हम लोग ने लगातार लार्सन पे, क्यूमेंस पे, सीमेंस पे आपके साथ कई बार चर्चा में आए हैं और अभी भी हम लोग इसमें बुलिश हैं। हमारे क्लाइंटों के रिकमेंडेशन दी हुई है। खास करके अगर लार्सन वगैरह की बात की जाए तो जो ऑर्डर बुक है, जो एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज है, अगर आप हर तिमाही दर तिमाही देखो तो नए ऑर्डर्स आते जाते हैं। 6 ट्रिलियन के ऑर्डर बुक है। मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा अपसाइड हो सकता है, बावजूद इसके कि बहुत अच्छी बढ़त पिछले साल इसने दिखाई है, लेकिन अभी भी बहुत दमखम बाकी है। दूसरे कमेंट्स की अगर आप देखें तो जिस तरह के केपेक्स की बातें हो रही है, मुझे लगता है यहाँ एक अच्छा अपसाइड होता है। सीमेंस ने अच्छा खासा करेक्ट कर लिया और उसके साथ जो सीमेंस एनर्जी जो इनकी डीमर्ज होकर लिस्ट हुई, वहां भी अच्छी वैल्यू निकल करके आती है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है जो स्पेस में हमने रडार पे रख रखे हैं और कुछ क्लाइंटों को रिकमेंड भी कर रखे हैं। ओके, सीमेंस पर ये राय हो गई है। फिलहाल आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, लेकिन अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक के उस पार लेंगे हम धमाकेदार ऑप्शंस, और धमाकेदार ऑप्शंस में हमारे साथ होंगे सचिन जी, मानस जी, सोमिल जी। उसके बाद 4 का चौका भी लेंगे, तो कड़ी काफ़ी लंबी है। बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ, जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। चलिए अब धमाकेदार ऑप्शंस लेते हैं। सचिन जी बताइए, धमाकेदार ऑप्शन में कौन से पिक होंगे आपके?
शेयर यहाँ पर काफी सारे फार्मा स्टॉक्स में अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। वहां पर मुझे लग रहा है सिंजीन जैसा काउंटर वेल पोजीशंड है। 660 640 ये पर्टिकुलर रेंज मुझे लग रहा है मैच्योर हो चुकी है एंड जल्दी इस पर्टिकुलर रेंज से ब्रेकआउट एग्जिबिट होना चाहिए। तो यहाँ पर 660 की कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी, जो 17 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रही है। स्टॉप लॉस आपको 14 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 24 तक का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 28 का। खरीदारी करनी है आपको सिंजिन के 660 के कॉल ऑप्शन में। ओके सिंजन, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सचिन जी, बहुत दिनों बाद सिंजन ट्रेड में अपेयर हुआ है, क्या कर रहा है? स्टिल लोअर ट्रैजेक्टरीज में है बट अच्छा मूव देता हुआ सिंजन 659 पे। माना साहब का ट्रेड? तो देखिए ऊनो मिंडा के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। ऊनो मिंडा में एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। आई थिंक इसका जो 1320 का कॉल ऑप्शन है 40 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आप 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 60 रुपए की टारगेट से कर सकते हैं। सोमिल जी बताइए, धमाकेदार में क्या पिक किया आपने? मैंने पिक किया आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने आज अच्छे लेवल्स पे सपोर्ट लिया है। एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न भी बना है जिसका ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है, लेकिन आज मोमेंटम बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल जाएगा और ऊपर की तरफ अच्छा मोमेंटम पिक करेगा आईसीआईसीआई बैंक। नाउ अभी मैंने पिक किया है 1350 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल ऑप्शन 27 जैन का एक्सपायरी दिस मंथ का, जो अभी चल रहा है अराउंड 27-28 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 20 का और टारगेट रहेगा 42 पर। ओके, आईसीआईसीआई बैंक आपने भी 1350 की कॉल पिक कर ली और अच्छा है, बहुत दिनों बाद आईसीआईसीआई बैंक में कॉल राइटर्स जो हैं वो बैकफुट पे है। देख के ये बात थोड़ी सी अच्छी लग रही है। इट्स 1350। हालांकि याद रखिएगा अभी सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक ने 10 डेमा छुआ है रिवर्सल में और ये मल्टीपल टाइम्स हुआ है। 8 दिसंबर से लेकर अब तक यानी आज की तारीख तक हमेशा इसने 10 डेमा छुआ है। नेक्स्ट डे रिवर्सल आ गया है। एक दिन, सिर्फ एक दिन 22 दिसंबर को इसने 20 डेमा का छुआ था, वो भी अल्टीमेटली रिवर्सल में तब्दील हो गया था। थोड़ा सा और निकलते हैं बाहर, थोड़ा सा डिफरेंट। अभी तक काफ़ी हद तक इन्हीं स्पेस से बात हुई। राजेश अग्रवाल जी, ये आपका थोड़ा ट्रस्ट करने का मन कर रहा है क्या वाइट गुड सेगमेंट में? वोल्टास, ब्लू स्टार को अब तक हम सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे थे। दरअसल इनमें पैसा नहीं बना पिछले 1 साल में किसी में, और अभी वाइट गुड सेगमेंट में कुछ है इंटरेस्टिंग, या फिर आप स्टे विद लीडर्स एलजी पर ही कमिटेड रहेंगे? देखिए, नाम एक तो आपने ही गिना दिया एलजी का। वाकई उसके साथ कमिटमेंट रहनी चाहिए क्योंकि मार्केट शेयर बड़ा है, सारे प्रोडक्ट्स में है। उसके अलावा कहीं ध्यान देना हो तो मैं समझता हूँ ब्लू स्टार के साथ जाना चाहिए। जहाँ रूम एसी की बात कर लो या कमर्शियल की बात कर लो, दोनों जगह अच्छा चल रहा है। वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर करने की बात कर रहे हैं। तो इन सारे हालात के मद्देनजर हमें लगता है कि ब्लू स्टार कम से कम 2000 के प्लस का कैंडिडेट है। तो यहाँ पर हमने नीचे के लेवल से भी खरीदारी की और जहां तक मुझे याद आता है करीब महीने भर पहले 4 का चौका में भी मैंने दिया था। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ब्लू स्टार अच्छा लग रहा है, पसंदीदा स्टॉक राजेश अग्रवाल जी का। अच्छा, ट्रस्ट की बात की वीरेंद्र जी ने, ट्रस्ट से ट्रेंड याद आ रहा है मुझे, क्योंकि इसने भी ट्रस्ट और पेशेंस तो टेस्ट किया है निवेशकों का। और आज जिस तरीके से रैली है 3% की, सचिन जी बताएंगे आप, ट्रेंड जो 3% अप है आज के सेशन में, इस रैली पे ट्रस्ट किया जाए? क्योंकि काफ़ी पेन झेला है निवेशकों ने इस पर्टिकुलर काउंटर पे। अब चार्ट्स के इंडिकेट कर रहे हैं, कन्विक्शन बन रहा है ट्रेंड पर? श्रेया, इनफैक्ट ट्रेंड के लिहाज से मेजर ट्रेंड तो अभी भी थोड़ी सी वीक ही है, बट काफी हफ्तों से ये एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में था एंड वहां से एक अच्छी रिलीफ रैली 4040 लेवल से अनफोल्ड हुई है। ऑलमोस्ट एक 10% की अपमूव ऑलरेडी आ चुकी है काउंटर में, बट जिस कन्विक्शन से आज इसने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटा है, प्लस मुझे लग रहा है डेटा के लिहाज से भी क्लोजिंग इसके ऊपर नजर आ रही है, तो आई थिंक थोड़ा सा और फॉलो थ्रू एक्शन जरूर इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड होगा। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर डिक्लाइन आते भी है तो 4400 तक फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आप 4365 पे लगाए एंड पोजीशंस को लगभग अराउंड 4700 के आसपास रिव्यू करें।
ठीक है, 4700 के आसपास रिव्यू करेंगे ट्रेंड को। लेकिन राजेश अग्रवाल जी, एक साल के लिहाज से पूछूंगा, इस पूरे साल 2026 में आज जिस तरीके से मूव है, ये क्या भेड़ चाल है? जिस तरीके से मार्केट अप हो गया तो ये भी चल गया, या फिर सच में ट्रेंड के हालात सुधरेंगे 2026 में? देखिए, मेरे ख्याल से जो ट्रेंड में वैल्यूएशन का फ्रॉथ हो गया था वो निकल चुका है और इस वक्त ये बहुत अच्छे बाय बनती है। अगर आप देखो तो वेबसाइट अच्छी खासी एक्सपेंशन कर रहा है। वैल्यू रिटेल में ज़ूडियो में अच्छी खासी बढ़त बनी हुई है। हाइपर मार्केट में स्टार बाजार अच्छा चल रहा है। लैब ग्रोन डायमंड में इन्होंने हालिया में एक नई स्टोर खोले हैं। तो ग्रोथ अच्छी बनी हुई है। पिछली तिमाही के नतीजों में या लास्ट 2-3 तिमाही के नतीजों में ये हुआ कि जो एक्सपेक्टेशन थी उसके नीचे ग्रोथ के फिगर्स आए, जिस वजह से स्टॉक ने अच्छी खासी मार झेली। लेकिन किसी का लंबी अवधि का, जैसे आपने कहा कि पूरे 2026 में, तो मैं समझता हूँ मौजूदा स्तर से कम 15% की बढ़त हो सकती है। उतार-चढ़ाव बने रहेंगे, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है यहाँ से 12-15% के रिटर्न आपको बैठ सकते हैं। कि ट्रेंड आज, अच्छा मैं ट्रेंड में एक चीज़ बोल देता हूँ। आई मीन हम तो बिहेवियर देखते हैं। आज पहली बार इसने सितंबर के बाद 50 रेमा पार किया। एक बार जस्ट अगर आप देखें, एक बार मैं थोड़ा वॉल्यूम्स और चेक कर लूँ इसके। वॉल्यूम बहुत सरप्राइजिंग नहीं है, या फिर बहुत आप ये नहीं कहेंगे कि एक्सेप्टेंस शायद ना महसूस हो, बट प्राइस वाइज इट्स आई मीन अबाव 50 रेमा। एक बार जरा ओआई दिखाइएगा डेरिवेटिव्स में, ओआई क्या कर रहा है और उसको देख लेते हैं, बस फिर चलते हैं कि जो शेयर ने स्टॉक पकड़ा है इसमें कितनी वेटेज है। अभी वॉल्यूम्स लैकिंग है और वो मेजर रिवर्सल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट एक बार ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, ये भी 1% ही है। मेरे ख्याल से 1-2 क्लोज अच्छे आ जाए तो शायद कन्विक्शन बनेगा। यहाँ से काम करते हैं, चार का चौका की तरफ रुख करते हैं और पहला ट्रेड होगा सस्ता ऑप्शन, मानस जी के सोच में से आएगा। सचिन जी दूसरा ट्रेड पिक करेंगे, आज का फिर सुपरस्टार। अरुण कुमार मंत्री जी चार का चमत्कार पिक करेंगे और राजेश अग्रवाल जी मिड कैप फंड। मानस जी क्या पिक कर रहे हैं आप आज का ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड? तो देखिए, पीपीएल फार्मा यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक हायर बॉटम बना है। स्टॉक ने 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो आई थिंक यहाँ से एक रैली बनती है। तो पीपीएल फार्मा के 180 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 5.5 रुपए के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 3.90 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करनी है और 9 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। पिरामल फार्मा सस्ता ऑप्शन के लिए होगी माइनस जी की पिक। एफएनओ के लिए सचिन जी आपने क्या चुना है? श्रेया, मुझे जियो फाइनेंस का डेटा काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इनफैक्ट पिछले 3 हफ्तों से देखें तो यहाँ पर लगातार बुलिश स्पाइक्स या बुलिश हैमर फॉर्मेशंस नजर आ रहे थे, जिसका कंफर्मेशन इस पर्टिकुलर हफ्ते में हुआ है। एंड प्लस जो रिकवरी हुई है 290 लेवल्स के आसपास, वो काफी स्ट्रांग रही है। एक वर्टिकल रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड हुई है, जिसने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों को काटा है एक साथ। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है कंफर्टेबल क्लोजिंग 300 के ऊपर नजर आनी चाहिए। हो सकता है कि 320 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर ओपन हो चुकी है, तो यहाँ पर जियो फाइनेंस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। आपको स्टॉप लॉस काफी छोटा लगाना है, अराउंड 299 पे। पहला टारगेट होगा अराउंड 312 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 320 का। खरीदारी करनी है आपको इसके फ्यूचर्स में। ओके, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, सिंस देखिए ये ट्रेड आया है, ठीक है ये आज का सुपरस्टार है, लेकिन सिंस इसे कॉल ऑन जियो, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है और उसी समूह के अंतर्गत जियो भी आती है, तो कृपया इस ट्रेड के साथ या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉल हो जियो पे एक निजी राय जरूर रखिएगा। चार का चमत्कार, अरुण जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, क्लियर ब्रेकआउट नजर आ रहा है पॉलिक कैप में। पॉलिक कैप मुझे लग रहा है 7700 के ऊपर एक ब्रेकआउट दे चुका है और यहाँ से स्टॉक 7900 की तरफ बढ़ रहा है। तो करंट लेवल पे बाय करने की सलाह है। 7702 का स्टॉप लॉस लगाएं और 7905 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो एज अ पोजिशनल ट्रेड 1 से 2 दिन का अगर व्यू रखते हैं तो इसको बाय करके चल सकते हैं। ओके, 1 से 2 दिन के लिए पॉली कैप अच्छा लग रहा है अरुण जी को चार्ट के चमत्कार के लिए। मिड कैप फंड है राजेश अग्रवाल जी आपका? एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखो तो भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 5 के पीई पे अवेलेबल है, 0.8 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। बिजनेस ऑपरेशंस और एसेट क्वालिटी शानदार है। टोटल लोन बुक सितंबर की तिमाही में जो नतीजे आए थे उस समय 3,12,000 करोड़ की थी, जिसमें इंडिविजुअल लोन्स 83 से 85% तक के आते हैं। नेट एनपीए 1.1% तक इम्प्रूव हो गया।
और पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है। 45% के आसपास LIC होल्ड करती है, जिस कारण से इनको स्ट्रांग पेरेंटेज के कारण से होम लोन वगैरह एक्सटेंड करने में या डेट जो फंडिंग में भी थोड़े से सस्ते दरों में फंड्स आ जाते हैं। तो सब तरीके से सुविधाजनक बैठती है और वैल्यूएशन बहुत शानदार है। तो यहाँ कम से कम 600-620 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस ही हो गया मिड कैप फंडा में। राजेश जी के पिक। अच्छा, 4 का चौका की हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। एक रिकैप कर देती हूँ आपके लिए। मानस जी ने चुना पिरामिड फार्मा, 180 की कॉल लेनी है, 900 के टारगेट देख रहे हो, 3.90 का लगाइए स्टॉप लॉस। FNO सुपरस्टार के लिए दाव लगाया है जियो फाइनेंशियल के फ्यूचर में। सचिन जी ने कह रहे 320 तक आ सकता है, 299 का स्टॉप लॉस लगाइए। चार्ट का चमत्कार के लिए अरुण जी कह रहे पॉलीकैप क्लियर ब्रेकआउट दे रहा है, 1 से 2 दिन के लिए आप इसको खरीद सकते हैं। 7,900 तक जाएगा, 7,702 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और LIC हाउसिंग फाइनेंस 600 के टारगेट के लिए बाय की कॉल आ गई है। अच्छा लग रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर मिड कैप फंडा में राजेश अग्रवाल जी को। अच्छा, अब तो ये बात होगी 4 का चौका की, लेकिन आपको बताते हैं QSR सेक्टर में जल्द बड़ा मर्जर होगा। और CNBC आवाज़ लगातार आपको ये बता रहा है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का सबसे बड़ा मर्जर सफायर फूड्स का देवयानी इंटरनेशनल में मर्जर होगा। मर्जर पर ज़्यादा डिटेल्स और समझ लेते हैं कंचन से। कंचन बताइए क्या है खबरें? जी, जैसे कि हम सुबह से इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जो सफायर है उसका देवयानी में जो मर्जर है होने वाला है। मर्जर के लिए बोर्ड को तो पहले से हमने देखा था कि मंजूरी जो है वो मिल गई थी। इसके बाद खुशी की बात यह है कि KFC, पिज़्ज़ा हट या फिर बात कर ली जाए यम की, तो ये आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हुए दिखाई देंगे। और जो ये डील है वो लागू हो जाएगी 1 अप्रैल 2026 से। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो रेगुलेटरी है और साथ में जो शेयर होल्डर्स है वहाँ से मंजूरी आना अभी बाकी है। इस टाइम पे अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो कुछ इस तरीके का है। देखिए, जो पूरी डील होगी वो आपको शेयर स्वैप के जरिए होती हुई दिखाई देगी, जहां पे आपको सफायर के 100 शेयर्स के बदले देवयानी के करीब 177 शेयर्स जो है वो आते हुए दिखाई देंगे। यानी कि 1:1.77 के रेशियो में डील होती हुई दिखाई देगी। और अगर डील का पूरा प्राइस देखा जाए तो वो मौजूदा भाव पे आपको आती हुई दिखाई पड़ेगी। और देवयानी इंटरनेशनल जो है वो हैदराबाद बेस्ड 19 स्टोर्स भी जो है वो खरीदने वाली है यम के। अब देखिए, यहाँ से देवयानी इंटरनेशनल को काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। और फायदे कुछ इस तरीके के होंगे कि जो रेवेन्यू है वहाँ पे एक अच्छी खासी अनलॉकिंग होती हुई दिखाई देगी। कॉस्ट में अच्छा खासा सुधार आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर बात करी जाए टोटल बिजनेस की, तो वहाँ पे भी एक ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है। ऑपरेटिंग लेवरेज भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक बार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर देखी जाए देवयानी की और सफायर की, तो देखिए स्टोर्स यहाँ पे करीबन 2000 है, यहाँ पे करीब 1000 है। रेवेन्यू 4000 करोड़ के आसपास है और ये 3000 करोड़ के आसपास है। ऑपरेटिंग नंबर 500 करोड़ और यहां पे बात करी जाए तो 262 करोड़ का। मार्जिन भी ऑलमोस्ट हमें सेम लेवल्स पे ही दिखाई दिए हैं। इसके अलावा अगर हम पोस्ट डील की बात करें तो वहां पे एक अच्छा खासा जो इजाफा है वो हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। डील के बाद जो रेवेन्यू है 58%, EBITDA 53, और अगर बात करी जाए इक्विटी बेस की तो वो 46% का माना जा रहा है। लेकिन डील काफी बड़ी एक अनलॉकिंग वैल्यू बना सकती है पूरे सेक्टर के लिए। काफ़ी बड़ी डील और अच्छा मर्जर। और यम ब्रांड्स का सबसे लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी देवयानी इंटरनेशनल अप है आज के सेशन में, और सफायर के साथ इसका मर्जर। लेकिन कंचन, एक और चीज़ समझनी है मुझे, Q3 की IT प्रीव्यू बताइए। तीसरी तिमाही के नतीजों का सीजन अब शुरू होने वाला है और IT सेक्टर के नतीजों पर बाजार की खास नजरें रहेंगी क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल रहा ये पूरा स्पेस। अब Q3 में क्या उम्मीदें हैं? मोतीलाल ओसवाल की पोल भी आई है, क्या रिपोर्ट्स? डेफिनेटली अगर IT सेक्टर, देखिए काफी ज्यादा बजिंग में तो हमने देखा ही है, चाहे वो हम बात कर ले मैक्रो अनसर्टेनिटी की या फिर ट्रेड डील की, तो ये सेक्टर सबसे पहले फोकस में आ जाता है। इसके बाद देखिए Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। मानना ये है मोतीलाल ओसवाल का कि नंबर्स इस क्वार्टर में हमें म्यूटेड देखने को मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक सीजनल फॉरलॉग ही हमें देखने को मिलता है। वही रिफ्लेक्शन हमें तीसरी तिमाही के नंबर्स में भी देखने को मिलेगा। अगर लार्ज कैप IT की बात करी जाए तो देखिए क्वार्टर बेसिस पे वहाँ पे कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म में रेवेन्यू में करीबन आधा से करीब 2.5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो मिड टर्म की बात करी जाए या मिड कैप्स की बात करी जाए तो वो आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। 3.5% की ग्रोथ रेंज जो है वहां दिखाई दे सकती है। अगर ओवरऑल सेक्टर्स की बात करी जाए तो वहां पे 7.5% से लेके 8% ग्रोथ की उम्मीदें जताई जा रही है और EBIT और पैट भी 7% तक बढ़ता हुआ नजर पड़ सकता है। कुछ चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा ध्यान में रखने वाली है, जैसे कि जो क्लाइंट की स्पेंडिंग है वो थोड़ी सी यहाँ पे कंजर्वेटिव होती हुई दिखाई दे
सकती है, बिकॉज जैसे कि मैंने मेंशन भी किया था, मैक्रो अनसर्टेनिटी इस टाइम पे बढ़ी हुई है, टैरिफ से रिलेटेड जितने भी रिस्क है वो भी बढ़े हुए हैं, और जो लार्ज डील की कमिटमेंट्स है वो भी हमें काफी लिमिटेड ही देखने को मिली है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि जो एआई है वो मीडियम टर्म में हमें अच्छा खासा एक ट्रिगर जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है, बिकॉज ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि ये जो एआई है वो पायलट से अप स्केल डिप्लॉयमेंट और सपोर्ट कर रहा है बड़ी बड़ी जो पाइपलाइंस है उसको। फंडिंग भी हमें अच्छी खासी आती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन मार्जिन थोड़े से प्रेशर में रह सकते हैं तीसरी तिमाही में। अगर बात करी जाए टीसीएस, विप्रो, कोफॉर्ज, हेक्सावेयर और पर्सिस्टेंट की, यहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, लेकिन टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक की बात करें तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। टॉप पिक्स की अगर मैं बात कर लूँ और आउटलुक की बात कर लूँ तो रेवेन्यू टर्म्स में, कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में टीसीएस में 0.5%, इन्फोसिस में 0.3%, एचसीएल टेक में 2.3%, साथ ही अगर बात करी जाए विप्रो की तो 1.5% यहाँ पे, एलटीआई में 2.2% और टेक में 0.5% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसके बाद उनका कहना है कि इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, कोफॉर्ज और हेक्सावेयर इनको इस टाइम पे पसंद आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम समझे तो नंबर्स म्यूटेड देखने को मिलेंगे। फ्लैट रहेंगे आईटी स्पेस में नंबर्स। ओके, Q3 के नतीजे ऐसे रह सकते हैं। शुक्रिया कंचन। एक तो QSR स्पेस में क्या बड़ी खबरें हैं वो समझाने के लिए, साथ ही आईटी का प्रीव्यू भी देने के लिए। चलिए अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बिग मार्केट वॉइस में बात करेंगे ट्रस्ट म्यूचुअल फंड की CIO मिहिर वोरा जी से। जल्द लौटते हैं। इसकी कड़ी में आज बातचीत करेंगे मिस्टर मिहिर वोहरा के साथ। बाज़ार में अच्छा रुझान है इस वक्त, और मिहिर जी सबसे पहले तो खैर आपको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पूरे क्लाइंट बेस के लिए ये नव वर्ष बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस डिस्कशन को शुरू करता हूँ। रिएक्शन अच्छा है, मतलब आज न जाने कौन बाय कर रहा है, इट्स FIIs या DIs, बट स्टिल आई मीन एक्शन स्ट्रॉन्ग है, ब्रेथ अच्छी है, और लीडर्स बहुत दिनों बाद लीडर्स की तरफ बिहेव कर रहे हैं। कमान आज अगर आप देखें दिग्गजों ने संभाली हुई है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, कैपिटल गुड्स अच्छा कर रहे हैं। ऑटो में सेल्स नंबर ने एक बार फिर से जान फूंक दी है। क्या लग रहा है, अब एक अर्निंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, क्वार्टरली अपडेट मेरे ख्याल से मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। मिहिर जी, आपको लग रहा है स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस ट्रजेक्टरी से डिसाइसिवली निकलने के, फाइनली 26,200 की ट्रजेक्टरी से? वीरू, और आपको दर्शकों को भी 2026 के बहुत बहुत बेस्ट विशेस। जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं साल को, एक मैं कहूँगा ग्रीन शूट्स वाला माहौल थोड़ा लग रहा है मुझे। आपने ऑटो सेल्स की बात करी, हमने देखा कि पिछले 2-3 महीने में रिटेल सेल्स भी अच्छे हुए हैं। कंज्यूमर जो सेगमेंट है, गवर्नमेंट के GST कट्स की वजह से पावर कंजम्पशन का जो डेटा आया है वो भी अच्छा आया है। और मैं कहूंगा बैंकिंग क्रेडिट में भी पिछले 2-3 फोर्टनाइट का जो डेटा आया है उसमें से जो 8 से 10% की ग्रोथ आ रही थी क्रेडिट में, वो भी करीबन 11% प्लस की ओर जा रही है। तो मैं कहूंगा एक इंक्रीमेंटल डेटा पॉइंट्स अच्छे आ रहे हैं। GST करेक्शंस में भी थोड़ी सी हमने देखी कि अपटिक आ रही है। तो जो जिस तरह से रिकवरी का माहौल बन रहा है, मुझे लगता है कि अगर US और इंडिया की ट्रेड डील हो जाती है सूनर होपफुली रादर देन लेटर, तो एक बाजार के लिए बहुत अच्छी ट्रिगर बन सकती है। क्योंकि US के साथ इतने हाई टैरिफ्स के बावजूद हमने बाकी बाकी पैरामीटर्स को अच्छा मैनेज किया हुआ है। तो अगर ये एक ट्रेड डील वाला माहौल हो जाता है, इवेंट क्रॉस हो जाता है, तो मुझे लगता है फंडामेंटल्स हमारे सपोर्ट में है। तो एक मैं कहूंगा 2025 ने बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए, फ्लैटिश ईयर रहा है, ब्रॉड मार्केट में पेन भी दिया है। तो एक टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन और थोड़ी सी जो टेलविंड्स हमें दिख रही हैं बाजार में इकोनॉमिक ग्रोथ की, उसकी वजह से एक अच्छा माहौल बन रहा है। बस एक छोटे से ट्रिगर की जरूरत है, जो ट्रेड डील वाला जो है वो। ओके, फिंगर क्रॉस मिहिर जी, 2026 काफ़ी अच्छा हो। गुड आफ्टरनून, और श्रेया बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रही है। ट्रेड डील सरदर्द तो बना हुआ है, उस पे देखते हैं क्या अपडेट्स हो और फिर कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। लेकिन पिछले साल जिस सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया, FMCG सेक्टर की बात कर रही हूँ, इस साल शुरुआत काफ़ी ख़राब हुई है। और सिन गुड्स को लेकर जो सरकार की तरफ से टैक्स अनाउंसमेंट हुए हैं, अब IT से ही देख लीजिए, आज फिर से एक्सीडेंट ऑफ द डे है। कल की गिरावट के बाद भी 40% GST, फिर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, फिर NCCD। तो मेरा सवाल आपसे ये, क्या FMCG पैक 2026 में भी अंडर परफॉर्म करेगा? सिन गुड्स पे ये टैक्सेशन को आप कैसे देख रहे हैं?
क्या व्यू होगा? नमस्कार श्रेया। श्रेया, हमने पहले भी बात करी है कि जो एफएमसीजी सेक्टर है, ये सिम टैक्स या तो एक्स्ट्रा टैक्स तो चलो एक नेगेटिव एक्स्ट्रा नेगेटिव आया, बट उसके बावजूद भी अगर हम ब्रॉडर कैटेगरीज देखें एफएमसीजी की, जैसे कि जो डिटर्जेंट्स हैं, टूथपेस्ट हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स वाली जो आइटम है, मास आइटम्स जो है, उसमें जो पेनिट्रेशन है काफी हद तक हो चुकी है। तो ये हाई पेनिट्रेशन वाले सेगमेंट में इंक्रीमेंटल सेल्स ग्रोथ लाना एट 10, 15, 20% थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, छोटी कंपनीज होती है, नीश कंपनीज होती है, वो कर पाती है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम कंपनीज है, बड़ी एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है एफएमसीजी में, वो इवन सिंगल डिजिट ग्रोथ लाने के लिए तकलीफ में है। तो मुझे लगता है कि ये सेगमेंट एक हाई क्वालिटी सेगमेंट है। कंपनीज अच्छी है, वेल मैनेज्ड है, वर्किंग कैपिटल नेगेटिव होता है कई केसेस में, आरओसी आरओई अच्छे होते हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं है। तो वैल्यूएशंस हमेशा ये सेगमेंट में प्रीमियम भी रहे हैं, लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशंस रिक्वायर प्रीमियम ग्रोथ, वो प्रीमियम ग्रोथ हमें दिख नहीं रहा एफएमसीजी सेगमेंट में। तो हमारा टिपिकली जो एटीट्यूड रहता है, रवैया रहता है हमारे पोर्टफोलियो में, वो अंडरवेट या नेगेटिव ही रहता है एफएमसीजी सेक्टर में। मीर जी, मेटल्स के इम्प्रेशन में, आई मीन मेटल्स को एक लीड इंडिकेटर मानते हो, चाहे वेदर इट्स गोल्ड, सिल्वर या फिर कॉपर, अभी जो आपका पोर्टफोलियो है, फॉर इंस्टेंस मान लीजिए आपने गोल्ड की तेज़ी को देखते हुए मन्नापुरम मुथूट को ले रखा है, आपने हिंदुस्तान जिंक को ले रखा है, या फिर हिंदुस्तान कॉपर ले रखा है, इसका कितना अंश रखें अपने पोर्टफोलियो में? एक बड़ा मूव आया है, नो डाउट अबाउट दैट, बट लॉ ऑफ ग्रेविटी भी कहीं ना कहीं अप्लाई तो होगा ही। कितना अंश रखना चाहिए 2026 के आपके पोर्टफोलियो में कमोडिटीज का? से कमोडिटीज जो रहती है वो टिपिकली हम एक टैक्टिकल कॉल की तरह यूज करते हैं। हमारे व्यू में ये ग्लोबल कमोडिटीज है मोस्ट ऑफ देम, जैसे बात करिए आपने कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, स्टील, ये सारी कमोडिटीज जो है ग्लोबली लिंक्ड है, और ग्लोबल ग्रोथ पे हमारा इतना तेजी वाला व्यू नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि हर कमोडिटीज के अपने अपने डायनेमिक्स होते हैं। गोल्ड जो है वो सेंट्रल बैंक परचेज की वजह से ऊपर जा रहा है। सिल्वर में सेंट्रल बैंक परचेज तो है ही, बट उसके अलावा इंडस्ट्रियल डिमांड के सप्लाई मिसमैच प्लस चाइना की जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स वगैरह जो लगाने की बात करी है, तो उसकी वजह से एक सप्लाई डिमांड का इश्यू आ रहा है। कॉपर ऑफ कोर्स इज लिंक्ड टू पावर कंजम्पशन, और जिस तरह से एआई की वजह से ग्लोबल पावर डिमांड बढ़ रही है, तो वहां पे कॉपर की तेजी आ रही है। एल्यूमिनियम अगेन एनर्जी लिंक्ड होता है, और एआई की वजह से यूएस वगैरह में एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो एल्यूमिनियम के भाव बढ़ रहे हैं। तो सारी कमोडिटीज जो ग्लोबल वाली है उसमें अपने अपने डायनेमिक्स की वजह से बढ़ रही हैं। मुझे लगता है ये प्ले अभी भी थोड़े क्वार्टर चल सकता है। तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम पे हमारा जो व्यू है टैक्टिकली पॉजिटिव है एट दिस पॉइंट इन टाइम। बट आप अगर मुझे पूछे कि ये क्या 3 या 4 साल की स्टोरी हो सकती है, शायद नहीं। क्या ये 3 महीने या 1 साल की स्टोरी हो सकती है? यस, डेफिनेटली हो सकती है। ओके, 2 से 3 साल की स्टोरी डेफिनेटली हो सकते हैं। मिहिर जी, आज खबरों में कोल इंडिया भी है, और खबर ई ऑक्शन के जरिए अब सीधे फॉरेन कंपनीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सरकार भी अग्रसर होकर काम कर रही है। कोल माइनिंग स्पेस को लेकर बैठक भी है। तो मेरा सवाल आपसे, स्पेस को कैसे देख रहे हैं आप, और क्या आपका व्यू पॉजिटिव है इसको लेकर? हमारे पोर्टफोलियो में कोल माइनिंग में कोई एक्सपोजर नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि हिस्टोरिकली जो ये ग्रोथ रही है काफी सिंगल डिजिट वाली लो ग्रोथ सेगमेंट रही है। तो एट दिस पॉइंट टाइम हमारा कोई एक्सपोजर नहीं है हमारे पोर्टफोलियो में। अच्छा मेरी जी, क्योंकि रेट कट साइकिल हमारी पूरी CY25 में बहुत स्ट्रॉन्ग रही, और जिस ट्रेजेक्ट्री में आपका इन्फ्लेशन है, शायद अब कट्स और भी इस साल आए, लोअर इंटरेस्ट रेट का एडवांटेज लेते हुए, आई मीन बैंक्स को आपने सबसे ऊपर रख दिया, NBFC में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, देन ऑटो बास्केट जो कि ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे चुकी है, देन रियल स्टेट एंसिलरी, और कहाँ पर एडवांटेज और बाजार लेना चाहेगा, वो खास सेक्टर कोई? देखिए, रेट्स का बेनिफिट तो सबको आता है। रिटेल कंज्यूमर को भी फायदा होता है, कॉर्पोरेट्स को भी फायदा होता है। सबसे ज्यादा फायदा लेवरेज कंपनीज को होता है, जहां पे क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम होती है तो उनको फायदा ज्यादा होता है। तो अगर ऐसे एज अ बास्केट में अगर देखूं तो स्मॉल कैप्स टिपिकली सबसे ज्यादा, MSME और स्मॉल कैप्स में सबसे ज्यादा फंडिंग की प्रॉब्लम होती रहती है, और जहां पे रेट कट्स होती है तो उनको सबसे ज्यादा फायदा भी होता है, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट
एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट्स काफी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ हायर फंडिंग कॉस्ट एंड हायर लेवरेज। तो अपार्ट फ्रॉम द सेक्टर्स जो आपने मेंशन किए, मुझे लगता है स्मॉल कैप माइक्रो कैप्स में भी फायदा हो सकता है लोअर इंटरेस्ट रेट्स का। ओके, तो पोर्टफोलियो में जब थोड़ा डाइवर्सिफाइड रखना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा उसको मैं पूछूं तो क्या परसेंटेज ऑफ रहना चाहिए अगर कोई 2026 में नया इन्वेस्टर मार्केट में आ रहा हो, तो क्या हो? लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कैसा एक्सपोजर हो उसका? मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टर है उसको अपनी ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से करना चाहिए और अपनी नॉलेज के हिसाब से करना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन आपको पार्टिसिपेट करना है, आप श्योर नहीं है कि कहाँ जाना चाहिए, लार्ज, मिड या स्मॉल में, तो एक फ्लेक्सी कैप फंड में आप डाल सकते हो जहां पे फंड मैनेजर आपके लिए डिसाइड करते हैं कि कौन से सेगमेंट में कितना जाएगा। अगर आप थोड़े इवॉल्व इन्वेस्टर हो, ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो शायद मल्टी कैप आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि उसमें मिनिमम एक्सपोजर रहता है मिड, स्मॉल और लार्ज में। तो मिनिमम 25 रहता है इन ऑल द सेगमेंट्स। तो उसमें थोड़ी लीवे कम रहती है लेकिन आपको एक डेफिनेट एक्सपोजर मिड हाउस में मिल जाता है। और आप अगर रियली स्टॉक पिकिंग वाले बायस वाले हो, तो मैं कहूंगा थीमेटिक या स्मॉल कैप फंड्स की ओर जाना चाहिए क्योंकि वहां पे हाई रिस्क रहती है लेकिन रिटर्न्स का पोटेंशियल भी हाई रहता है अगर आपके कॉल सही रहे। तो मेरे ख्याल से अपनी नॉलेज और अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक अपने को एसेट एलोकेशन करनी चाहिए। अच्छा मेर जी, आईटी पे आपका टेक क्या है? आई मीन रेट कट्स तो यूएस में भी होंगे और अब तक नहीं हुए तो अब तो जरूर होंगे। अब और करंट फेड चेयरपर्सन का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, आने वाले तो जरूर करेंगे ही करेंगे। अच्छा, वहाँ पे एआई स्टॉक्स में रैली रही, यहाँ चर्चा का विषय ये है कि हमारे स्टॉक्स ने अच्छा नहीं किया। बट आप देखिए ना पिछले 10 दिन में क्या हुआ है। कोफोर्ज चर्चा का बहुत बड़ा विषय हुआ, उन्होंने बहुत ही बड़ी एक मेगा डील करी, बहुत ही बड़ी डील अपने आप को एआई में कैपिटलाइज करने के लिए। कैसे ट्रीट करें अपने पोर्टफोलियो को विद आईटी स्टॉक्स, और आईटी में भी एक सब धड़ा एआई स्टॉक्स, वो जो कि एआई पे काफ़ी सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनकी वर्कफोर्स काफ़ी हद तक एआई रेडी है। कैसे आईटी को अप्रोच करना चाहिए 2026 में? देखो, आईटी में जो बड़ी कंपनीज है, आईटी सर्विसेज कंपनीज, वो अभी भी सिंगल डिजिट ग्रोथ की बात कर रही है। तो एआई का ना तो उनको ज्यादा फायदा हुआ है, ना तो एज ऑफ नाउ कोई नुकसान दिख रहा है, लेकिन जो कोर उनकी बिजनेस ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट है और रही भी है सिंगल डिजिट फास्ट मेनी इयर्स, एक्सेप्ट जो 3-4 साल हमने 2-3 साल पोस्ट कोविड के देखे जहां पे ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग सडनली बढ़ गई थी, अब वापस नॉर्मलाइज हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो करंट बिजनेस मॉडल है जो इंडियन आईटी लार्ज कंपनीज खास करके, वो मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट ग्रोथ वाला ही मॉडल है। तो ऐसी कोई एक्साइटिंग बात नहीं है लार्ज कैप आईटी कंपनीज में। मिड और स्मॉल कैप आईटी कंपनीज में इंटरेस्टिंग पिक्स है क्योंकि जैसे आपने कहा देयर आर सेवरल कंपनीज जहां पे एक नीश उन्होंने पकड़ के रखा है और वो छोटे से नीश में ऑन अ लो बेस दे आर ग्रोइंग फास्टर। और डिफरेंस ये भी है कि कई सारी जो मिड कैप कंपनीज की मैनेजमेंट है उनके स्टॉक ऑप्शंस और इंसेंटिव्स भी अच्छी तरह से अलाइंड है उनके लिए। तो वहां पे मैं कहूंगा कि अग्रेशन ज्यादा है, वहां पे हंगर फॉर ग्रोथ जैसे कहते हैं हम, वो ज्यादा है। तो वहां पे स्टॉक पिकिंग की ज्यादा स्कोप है। तो हमारा जो पोर्टफोलियो बेसिकली अंडरवेट लार्ज कैप आईटी है और जो स्टॉक पिक्स हैं वो बेसिकली स्मॉल और मिड कैप में है आईटी सर्विसेज के। ठीक है, स्मॉल और मिड कैप में आईटी स्पेस से ये प्रिफर्ड स्पेस हो गया। अच्छा मीर जी, कोल और माइनिंग में आपका कोई एक्सपोजर नहीं है, तो क्या अगर पावर और एनर्जी बास्केट की बात करूं तो यहाँ पर लगता है आपको कि यहाँ पर एक पॉजिटिव आउटलुक हो सकता है? इसमें इस स्पेस में एक्सपोजर है क्या मीर जी आपका? पावर और यूटिलिटीज में भी हमारा एक्सपोजर कम है। टिपिकली हमारा एक्सपोजर इनडायरेक्टली रहता है थ्रू द टीएनडी कैपिटल गुड्स प्लेस या तो ईपीसी प्लेस इन द एनर्जी स्पेस, या तो फिर जो कैपिटल गुड्स बनाती है जनरेटर्स, टर्बाइंस वगैरह, तो उस तरह के डायरेक्ट पावर यूटिलिटीज में हमारा एक्सपोजर कम रहता है। हमें लगता है कि पावर कंजम्पशन की ग्रोथ तो आती रहेगी ऑफ कोर्स, तो यूटिलिटीज का जो ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट या हाई सिंगल डिजिट तक रह सकता है। लेकिन जिस तरह से कैपेक्स हो रही है बोथ रिन्यूएबल एज वेल एज ट्रेडिशनल में, तो इक्विपमेंट और जो कैपेक्स करवाने वाली जो कंपनीज है जो पावर प्लांट सेटअप करती है या जनरेटर्स, टर्बाइंस वगैरह बनाती है, वहां पे मुझे लगता है ज्यादा स्कोप रहेगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हमारी रिन्यूएबल्स की कैपेसिटी आ रही है विंड में, सोलर में, तो रिन्यूएबल्स की जो ग्रिड और ट्रांसमिशन रिक्वायरमेंट्स होती है, डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स होती है, वो बहुत ज्यादा होती है क्योंकि
रिन्यूएबल पावर सारे दिन में अनइवनली फ्लो करता है। तो जिस तरह से रिन्यूएबल पावर आ रहा है उसके डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ हमें टीएनडी कैपेसिटीज में डालनी पड़ रही है। तो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्लेज हैं वहां पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। यूटिलिटीज तो ऑफकोर्स ग्रो करेगी, बट मुझे लगता है हायर ग्रोथ ये इक्विपमेंट सप्लायर्स और इंजीनियरिंग कंपनीज पे रहेगी। चलिए मेहर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप आए, बाहर सुबह से थी लेकिन बाहर में निखार भी आ गया थोड़ा सा। अब हम 26,327 निफ्टी एट ऑल टाइम हाई, निफ्टी का ऑल टाइम हाई लग गया। निफ्टी बैंक एंड निफ्टी बोथ इंडेक्सेस एट ऑल टाइम हाई, और निफ्टी आईटी करीब 0.5% के ऊपर फाइनली। आई मीन सम बिट ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम निफ्टी आईटी एज वेल। तो निफ्टी आईटी में अच्छा एक पुल बैक, निफ्टी बैंक एट ऑल टाइम हाई और निफ्टी 26,328 पर। यानी हमने 1 दिसंबर 2025 के स्विंग हाई को हमने काट दिया। याद रखिएगा 1 दिसंबर को जब हमने इसको हिट किया था, हिट करने के बाद हम वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए थे, एक कोलैप्स था और उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया निफ्टी ने। फिर उसके बाद 50 डेमा को छुआ, यानी आप समझ के चलिए कि 1 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी इस लगभग 22 सेशन के अंतराल में फिर से अपने प्रीवियस हाई को रिविजिट करके, स्ट्राइक करके अब क्रॉस करता हुआ डिसाइसिवली 26,328 के बाद अब हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। एक बार जरा प्लीज कंट्रीब्यूटर्स को रखिएगा यहाँ पर। आज आप यकीन मानिए, आज सुबह लगभग 9:15 से लेकर 10 बजे के बीच में जिस प्रकार से लार्ज कैप बिहेव कर रहे थे, लुक एट कंट्रीब्यूटर्स को रखिएगा स्क्रीन पे, जरा प्लीज कंट्रीब्यूटर्स रखिएगा, बड़ी वॉल पर रखिएगा। इनफैक्ट आज रिलायंस ने कमान संभाली, आज एचडीएफसी बैंक ने कमान संभाली, आज आईसीआईसीआई बैंक ने कमान संभाली। आज लीडर्स जो थे वो लीडर की तरह बिहेव कर रहे थे। लुक एट एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक। और आप यकीन मानिए ये जो 2 स्टॉक्स हैं ना, एक सबसे ऊपर, एक सबसे नीचे और एक रिलायंस, ये 3 ही ऐसे मिसिंग पार्ट्स थे। 1 दिसंबर को जब आपने हाई लगाया था, ऑल टाइम हाई, जब आप कोलैप्स हुए थे, ये नहीं थे। और आज इनकी मौजूदगी इस क्लोज को बेहद आकर्षक और मजबूत बना रही है। वी आर एट ऑल टाइम हाई, निफ्टी ने क्रिएट किया 26,331 का। मेहर जी, फाइनल वर्ड्स आपके। आई मीन शुक्रिया पहले तो इस कार्यक्रम। अच्छा, इस बीच अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर। अनुज, लीजिए आप भी इस आज के दिन का आप भी शामिल हो ही चुके हैं फाइनली। अनुज, ऑल टाइम हाई निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ने, क्या शानदार। बिल्कुल वीरू, गुड आफ्टरनून शेयर, गुड आफ्टरनून। देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों से माफी चाहूंगा कि मैं आज इतने बड़े दिन पर स्टूडियो में नहीं हूं, लेकिन देखिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। वैसे भी सीरीज के शुरू से ही लग रहा था कि ये वाली सीरीज थोड़ी अलग होगी, और जो अब तक की जनवरी सीरीज में हम अंडर परफॉर्म करते आए, इस बार शायद ऐसा नहीं होगा। और इसके कारण भी थे कि अच्छे ट्रिगर्स मार्केट वेट करके चल रहा है। ऑटो सेल्स, कंपनीज के नंबर्स, मेरी आवाज आ रही है? ऑटो सेल्स कंपनी के नंबर्स, हाँ, ऑटो सेल्स कंपनी के नंबर्स, और बजट से पहले प्री बजट रैली। और थोड़ा एक और चीज का ध्यान रखिए कि अभी एफआई के वॉल्यूम्स काफी कम है, तो इस वजह से थोड़ा सा डोमेस्टिक लिक्विडिटी के दम पर हम थोड़ा सा ज्यादा चल भी रहे हैं। लेकिन जो भी है, एडवांस डिक्लाइन भी काफी अच्छा रहा है पिछले 2-3 दिनों से, तो एक सेंस तो बन रही है कि मार्केट में एक शायद अच्छे दिन वापस लौटेंगे। 2026 वैसे भी अच्छा साल होने की उम्मीद है। 30,000 का निफ्टी पर हमने एक व्यू लिया ही है, आपको याद होगा वीरू, 2 महीने पहले से एक व्यू लिया गया निफ्टी पर 30,000 का, तो उस पर इंटैक्ट है। और बैंक निफ्टी ने तो 2 दिन पहले ब्रेकआउट दिखा दिया था, हमने 60,000 के टारगेट भी लिए थे तब, तो इन दैट वे नॉट सरप्राइजिंग। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सरप्राइज है कि एकदम से 2 दिन में मार्केट ने इतनी जल्दी ऑल टाइम हाई हिट कर दिया। बिल्कुल अनुज सर, गुड आफ्टरनून। और पहले तो आपकी तबीयत नासाज है, फिर भी आप आए हैं व्यू देने निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। ये सही मायने में कहा जाए कि अब ये कहाँ आ गए, हम यूं ही साथ साथ चलते, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने लाइफ टाइम हाई टच किया आज के ही सेशन में। अब सवाल मेरा सर आपसे ये कि जिस तरीके से आज रैली देखने को मिली है मार्केट में, कोई एक ऐसा सेक्टर जो इसको लीड करेगा और जहां आपका आउटलुक पॉजिटिव हो? देखिए श्रेया, मेरा हमेशा ये मानना है कि मार्केट में हमें कुछ नया नहीं करना है, जो मार्केट कर रहा है उसी को कंटिन्यू करना है। और मार्केट में भले ही निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगाओ, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी काफी डाउन है। उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि इस चीज का वेट ना करें कि आपका पोर्टफोलियो स्टॉक्स जो है वो ऑल टाइम हाई लगाएंगे ना। आप उन स्टॉक्स में आए जो मार्केट जहां पर है, मतलब मार्केट अगर बैंक निफ्टी अगर बैंकिंग स्टॉक के साथ है मार्केट, अगर लार्ज कैप स्टॉक के साथ है मार्केट,
तो आप लार्ज कैप्स में आए। ये मत सोचिए कि जो पिछले साल से आप कुछ बेकार आईपीओ में या बेकार स्टॉक्स में फंसे हुए हैं तो उनमें ही आप पैसा बनाएंगे। इस समय सबसे स्ट्रांग सेक्टर बैंकिंग है और इस समय सबसे स्ट्रांग स्पेस जो है वो है डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स। आप ऑटो स्टॉक्स देख लीजिए श्रेया, एनबीएफसी देख लीजिए, बैंक निफ्टी की आपने बात ऑलरेडी कर ली। पिछले साल भी हमने मुंह देखा था। मेरा मानना है कि यहाँ से आईटी भी थोड़ा पार्टिसिपेट करना शुरू करेगा। कुछ साइंस हमको ऑलरेडी दिख गए हैं कि आईटी भी शायद थोड़ा पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ओवरऑल बेसिकली स्ट्रेंथ के साथ रहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। ओके, स्ट्रेंथ के साथ रहिए। और अनुज का गला जो है ना वो थोड़ा खरखर कर रहा है, तबीयत अभी भी नासाज है अनुज। टेक रेस्ट अनुज। ये बहुत बेकार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है मुझे, मतलब वरना मैं आपका गला बता रहा जानते हैं, वरना आप जानते हैं मैं बिल्कुल मतलब एकदम बुरी हालत हो तभी ऐसा होता है कि नहीं आता, वरना मैं सुबह तो जरूर आता, लेकिन खैर आज शायद मंजूर नहीं था। हाँ, एनीवे अनुज, टेक केयर। और अभी 2 दिन हैं तो उसमें रेस्ट लीजिए। सोमवार को सुबह फिर मिलेंगे और इस जर्नी को और इस सफ़र को, और जो आज एक निर्णायक स्तर पे पहुंच चुका है, हमने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया निफ्टी बैंक में, फिर एंजॉय करेंगे, बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज। तो ये कुछ वर्ड्स थे एडिटर्स टेक इस प्राइस बिहेवियर पर, ऑल टाइम हाई। और देखिए श्रेया, 26 की शुरुआत हुई और 26 निकल गया, इस बार डिसाइसिवली निकला है। हाँ, ये बात है जैसे कि अनुज ने भी पॉइंट आउट किया, लेट्स सी, ये हमने एकला चलो यानी सिर्फ डीआईएस का पैसा है, एफआईएस दिखाया, जौहर दिखाया, इसके पीछे वो भी देखना पड़ेगा, बट स्टिल सो फार सो गुड। तो मतलब वही बात है कि जब तक पोर्टफोलियो हरे रंग से एकदम रंगारंग ना हो तब तक बात नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी आज खुशी कांग्रेचुलेशंस सभी को। एक खुशी होगी। आई मीन हम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ईटीएफ लेते हैं, म्यूचुअल फंड लेते हैं, बहुत दिनों से बहुत सारी चीज़ें लॉसेस में थी तो मन तो खराब होते था। तो इंडेक्स इस लेवल पे आएगा तो सबके लिए वो अच्छी बात है, हितकारी है वो सबके लिए। ब्रॉड बेस्ड बाजार में जब रैली होती है ना शायद, तो मज़ा आता है। सिर्फ एक सेक्टर जब चलता है, ऑटो चल रहा है, आईटी चल रहा है, मज़ा नहीं। सब कुछ चले एंड मोर स्पेशली लीडर्स की तरफ बिहेव करें तो अच्छी सी एक फीलिंग आती है। श्रेया, बिल्कुल, आप ठीक है, नया साल नए शिखर पर बाजार। लेकिन जो लेवल्स की बात कर रहे थे अमरिंदर जी, 26,324 पे अब हम कारोबार कर रहे हैं, तो यहाँ से और कौन से लेवल्स के दरवाजे खुले हैं? अब क्या एकदम कन्विक्शन स्ट्रांग हो गया है निफ्टी, बैंक निफ्टी पर? क्या करना चाहिए, क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए शायद मैं पहले भी कहा था कि स्टे लॉन्ग। देखिए शायद आपको थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं। अगर आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। मोस्ट इंप्रेसिव थिंग इज दैट, देखिए श्रेया, एक चीज़ जो एक मिसिंग पार्ट है, हमारे पास इस सेशन का डेटा नहीं है अभी। एफआईएस ने क्या किया वो हमारे पास नहीं है, तो इस चीज़ का सिर्फ एक बेनिफिट डाउट, मतलब एक डाउट रहेगा। क्लोज अच्छा है, 26,200 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं, वर्ल्ड मार्केट्स मोर और लेस शट हैं, तो कोई बहुत बड़ा रिस्क हमारे पास नहीं है। जियोपॉलिटिकल रिस्क होगा तो वो अभी तक कोई सेंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं। स्टे लॉन्ग, आप लॉन्ग कैरी करिए। पहला प्रोजेक्शन इस क्लोज के बाद आता है 26,510 का, पहला प्रोजेक्शन। दैट सिंपली अ ऑप्शन प्रोजेक्शन श्रेया, टेक्निकल प्रोजेक्शन नहीं है, वो एक ऑप्शन प्रोजेक्शन है, सिंपली 26,510 का। और जो मैं हमेशा अपनी टिप्पणी में ये जरूर कहता हूँ कि कहाँ तक का रिस्क खुला है। रिस्क अभी इस प्राइस पे एटलीस्ट 26,091 तक का खुला है। दैट्स 10-day एक्सपोनेंशियल। सिंपली स्टे लॉन्ग, कैरी लॉन्ग। श्रेया, बिल्कुल, स्टे लॉन्ग कैरी लॉन्ग। तो ये व्यू हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी पर। चलिए अब डीलर्स किन स्टॉक्स पे बेट लगा रहे हैं, क्योंकि शानदार रैली यतिन जी आज मार्केट में। गुड आफ्टरनून, डीलर्स के रडार पे कौन से स्टॉक्स? गुड आफ्टरनून। और देखिए 2 स्टॉक जो आज फोकस में, उनमें सबसे पहले फोर्टिस, ये हॉस्पिटल शेयर का जो टारगेट है डीलर 950 मान के चल रहे हैं। बीटीएसटी की एडवाइस वो दे रहे हैं। जैन फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट आज 7% बढ़ा है और फ्रेश खरीदारी के सौदे यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो ये काउंटर है जो डीलर्स को पसंद आ रहा है। इसके अलावा इंडियन बैंक, देखिए इसकी जो क्वार्टरली अपडेट थी अच्छी थी, काउंटर में 2-3% की तेजी भी आज है और डीलर्स को लगता है पोजिशनली इस काउंटर में 900 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए यहाँ भी वो खरीदारी की एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ओके, फोर्टिस और इंडियन बैंक ये दोनों ही डीलर्स के रडार पर है, खरीदारी की राय उनकी तरफ से। लेकिन हमारे पैनल ने कौन कौन से स्टॉक्स पिक किए हैं वो समझ लेते हैं। कविता जी, बीटीएसटी की साइड ही जाएंगे क्या आप? Yes, Shreya. And first of all, many congratulations to all the traders and all of you. So Infosys पर जाएंगे। Infosys मुझे लगता है IT पार्टिसिपेट करना चाहिए और एक अच्छी क्लोजिंग दे रहा है on a 10 EMA के ऊपर। So for the price move of 1660, 1680 के प्राइस मूव के लिए Infosys लेकर जा सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा, 620 के स्टॉप लॉस के साथ चेक करें।
ओके, इन्फोसिस। कविता जी ने रखा है रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ख्याल और फ्रेश ब्रेकआउट्स का। प्रकाश सर, आप क्या पिक करेंगे? Congratulations to all the investors who made it happen. इतना है, उन्होंने किया, हमने कुछ नहीं किया। स्टॉक जो चुना है उससे, वो है मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक HDFC बैंक, ट्रेड करा 1002 पर। अब मेरे ख्याल से एक तो हाई जोन देखेंगे, स्टॉप रहेगा 995 का, टारगेट रहेगा 1020। वक्त लगेगा, लेकिन यहां से लगता है अपमूव ही मिलेगा, डिप्स बायबल है जब तक ये 1000 कायम है। यस, HDFC बैंक। HDFC बैंक गावस्कों को पसंद आ रहा है, डेज हाई पर है, शानदार रैली और इसने बाजार को कहीं ना कहीं इस कदर उठाया है। सोमिल जी, आपकी पिक क्या होगी मंडे के लिए? अगेन अनदर प्रॉपर्टी स्टॉक, रियल एस्टेट स्टॉक, लोढ़ा मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से अगेन मल्टीपल टाइम्स अराउंड 150-155 के आसपास सपोर्ट लिया है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूटी है। ग्रेट स्टॉक टू बी इन। 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आज क्लोजिंग आ रही है, मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रैली हो सकती है। स्टॉप लॉस होगा 1050 का और टारगेट होगा 1200 पर। अरुण जी, मानस, मंडे मॉर्निंग के लिए आपका ट्रेड? तो देखिए, इरिडा में खरीदारी करके जाएंगे। स्टॉक में हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन है, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है। तो इरिडा के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 147 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 144 रुपए 144 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है इरिडा के फ्यूचर में और टारगेट सेट करने हैं 153 के। इरिडा के फ्यूचर में खरीदारी मानस जी की ये पिक होगी। अरुण कुमार मंत्री जी, आपकी पिक? श्रेया जी, डिफेंस स्टॉक्स के साथ जाना चाहूंगा। मुझे लग रहा है नेक्स्ट लेग ऑफ रैली डिफेंस स्टॉक्स में बन सकती है। तो BEL में खरीदारी की सलाह है, 403 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस 399 के आसपास का रहेगा, टारगेट 411 तक के लेके चल सकते हैं। तो BTST ट्रेड के हिसाब से BEL को बाय करके चलिए, तो यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो गए, ठीक है ना। अब चलते हैं। अच्छा, राजेश जी बाद में मुझे मैसेज करते हैं, यार आपने मेरे से तो पूछा ही नहीं। राजेश अग्रवाल जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए? देखिए, नेक्स्ट BTST तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि फंडामेंटल देखता हूं तो मैं समझता हूं कि दो स्टॉक देना चाहूंगा। एक तो पूरा कॉन्ट्रेरियन कॉल रहेगा, जो इस वक्त पूरा बाजार जिसके अगेंस्ट में पड़ा हुआ है वो है ITC का। अगर आप देखो तो जो ये नई ड्यूटीज वगैरह की बात आई, उसकी वजह से जो कट आए हैं वो अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई लंबी अवधि का नजरिया ले तो डेट फ्री कंपनी, सिगरेट, FMCG, पेपर बोर्ड, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस, IT सब में इनकी मौजूदगी है। रिटर्न रेशियो देखेंगे तो 28% के ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37% के ऊपर है। इस भाव में करीब करीब 4-4.25% की डिविडेंड यील्ड बैठती है। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, कैश पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आई है खबरों की वजह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लंबी अवधि के निवेशकों को निवेश करने के लिए। छोटी अवधि में हो सकता है कि खबरों की वजह से और 10-20 रुपया टूट जाए, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मान के चले और 1 साल 1.5 साल का नजरिया ले तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। और छोटी अवधि के लिए हिंदुस्तान कॉपर के साथ जाना चाहूंगा। भारत की एक अच्छी कॉपर की कंपनी, 66% गवर्नमेंट स्टेक है, 4.25% की 4.25 में MTPA की कैपेसिटी है, जो कि 12 MTPA करने की बात कर रहे हैं और डिमांड बहुत अच्छी बनी हुई है EV और सोलर की तरफ से। तो मैं समझता हूँ इसमें 600 के टारगेट आ सकते हैं। तो ये दो कॉल रहेंगी। जी, इसे कहते हैं द रॉबिन हुड कॉल, है ना। 341 पे ITC पे बाय कॉल है, ठीक है। अब चलते हैं वीकेंड मस्ती। जी हाँ, इस वीकेंड आपके पास OTT पर या फिर सिनेमाघरों में देखने के लिए क्या है, उसकी चर्चा ये शेयर में करेंगे राजेश जी से। अच्छा, पहले तो बताइए कि वो नैना मर्डर केस का आया है क्या सेकंड पार्ट, या ऐसी लटके रहेंगे भी हम? नहीं सर, नहीं आया। और उसी तर्ज पे फैमिली मैन को भी बीच में लटका के छोड़ दिया गया। तो लग रहा है कि मैंने इसलिए देखी नहीं अभी तक अब तक। अब भैया जब सब पूरा दिखाओगे तभी देखेंगे, वरना इनफैक्ट मैं कहूँ अगर दिल्ली क्राइम आपने तीसरा सीजन नहीं देखा है तो वो देखिए, बहुत अच्छी बन पड़ी। देख लिया। ठीक लगा मुझे तीसरा सीजन दिल्ली क्राइम का। एक तो पहले से not as impressive as first and second. हाँ, not impressive as first second. हाँ। बट आप अच्छा, और बताइए क्या का रोल देखो, क्या शानदार रहा है उसमें।
एनीवेज, अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो बहुत ठंडा हफ्ता है। थिएटर में सिर्फ एक रिलीज है 21, जो है कि एक बायोग्राफिकल वॉर फिल्म है सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के ऊपर। उसमें जिन्हें उन्हें सबसे छोटी उम्र में परमवीर चक्र से नवाजा गया था 1971 के वार के ऊपर है। और अगस्त्य नंदा जो कि अमिताभ साहब के नाती हैं, उनकी डेब्यू फिल्म है। सिमर भाटिया जो अक्षय कुमार की भतीजी है, उनकी डेब्यू फिल्म है। और उसके अलावा धर्मेंद्र साहब की ये आखिरी फिल्म कही जा सकती है। जयदीप अलावत भी इसमें है। तो कास्टिंग अच्छी है, बट रिव्यूज उतने कोई खास आ रहे नहीं है, तो फिर भी एक बार देखना तो बनता है धर्मेंद्र साहब के लिए। और जहां ओटीटी की बात की जाए तो हक रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पे, कोर्ट रूम ड्रामा शाहबानो केस का, यामी गौतम, इमरान हाशमी, यही है। और उसके अलावा एक साउथ की मूवी है जो ओटीटी पे अच्छी हो सकती है, वो ब्यूटी है। रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें एक लड़की गायब हो जाती है, उसके बाद उसके पिताजी की जो खोज चलती है उस पर डिपेंड है। और स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का आखिरी एपिसोड है जो कि बहुत लंबा बन पड़ा है, करीब करीब 1 घंटे के आसपास का है। इसके अलावा इस हफ्ते सिर्फ और सिर्फ घूमने फिरने जाइए ओटीटी और थिएटर में, बस इतने ही ऑप्शंस हैं। राजेश अग्रवाल जी, लास्ट एपिसोड स्ट्रेंजर थिंग का 2 घंटे का है और वो 1 को रिलीज हो गई थी, मैं तो देख भी ली। मैं बहुत रोई भी, बहुत ही अच्छा। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए स्पॉइलर नहीं दूंगी, लेकिन वीरेंद्र जी अगर आपने भाई नहीं देखी है गौरव तिवारी पर, जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, तो वो सीरीज आप देख सकते हैं, MX प्लेयर पर है। काफी डर डर के देखा मैं, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, बहुत अच्छी लगी। कौन सी MX प्लेयर पे अवेलेबल है। गौरव तिवारी का एक डॉक्यूमेंट्री है, वो भाई पर है। भाई अच्छा फियर है ना, फियर भाई गौरव तिवारी पे बनी हमारे घर हुई है। में कुछ भी भय नाम का लगाओ, लाइट बंद करो तो डर का माहौल वैसे ही बन जाता है, तो नहीं देख पाते हम। तो इसीलिए ठीक है, देखेंगे भाई। इनकी एक वो भी सीरीज थी, वो पटना वाली, कौन सी थी वो? ये दिखा के चैप्टर बिहार दिखा के बिहार वो बहुत इम्प्रेसिव है। करण काफी अच्छे हैं। कविता जी क्या देखेंगे वीकेंड पे? सुन लिया आपने फाइनली? मैं तो बिल्कुल ही देखूंगी, मुझे बहुत भय लगता है इन सब चीजों से। यही दिक्कत है भय। मैंने भी डर के देखा है ऐसे पर देख लिया मैंने। सौमिल, आप क्या देखेंगे इस वीकेंड पे, या फिर कोई अभी भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन चालू है? नहीं सर, मूवी तो पता नहीं, अवतार देखने की कोशिश करूंगा, लेकिन लास्ट मूवी मैंने जो देखी थी वो सिंचैन देखी थी डॉटर के साथ। सिंचैन अच्छी है सर। वो तो बहुत टाइम से मूवी देखी नहीं है मैंने। गावस्कर कह रहे जब तक मुझे इनवाइट नहीं आएगा मैं थोड़ी जाऊंगा। बिल्कुल नहीं जाता। गावस्कर बिना गावस्कर को वैसे डर लग रहा है आजकल, आज भीड़ से परेशान चल रहे हैं आजकल। माना जी, लखनऊ में सर्दी कैसी है? मस्त, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया मस्ती और क्लाइमेट है। और मेरे ख्याल से ये पूरा वीक घूमने में ही जाएगा, मूवी तो नहीं देखना, क्योंकि ये क्लाइमेट का मजा तो शायद मैं तो ये सोचता हूँ मानस जी, जब मानस जी आप फुल जैकेट पहन के, मफलर पहन के, दस्ताने पहन के जब हजरतगंज में घूमते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा, है ना? मजा आता होगा, है ना? मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ बैठे बैठे यहाँ पर। और अरुण जी से पूछना भी बनता है, अरुण जी क्या देखेंगे? श्रेया जी कोई जी क्या देखेंगे वीकेंड पे? श्रेया जी कोई प्लान नहीं है देखने का, जस्ट कुछ आउटिंग का प्लान है 2 दिन का, तो वहीं जाने का इरादा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एनीवे, एंजॉय योर वीकेंड। और चलिए अब क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे करीब 26334 इसे कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग क्लोज, रत्ती भर रिट्रेसमेंट नहीं, हाँ बीच में थोड़ा सा टर्बुलेंस था 50 पॉइंट का, लेकिन निफ्टी 26336 पे ऑल टाइम हाई पे 186 अंक ऊपर, 3.4% ऊपर। निफ्टी बैंक 60,166 पे 550 अंक ऊपर रहा। शानदार मूव यहाँ पे। और एक बड़ी अच्छी बात थी कि आज एक ब्लेंडेड, आज इसे कहते हैं मिली जुली, है ना, वो एक कवायद थी, एक मशक्कत थी। 3.4% ऊपर था। अगर आप देखें तो यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स में 1% का मूव है। आईटी ने भी फाइनली एक योगदान दिया। आईटी का ये छोटा सा रिवर्सल 0.5% का, याद रखिएगा, निफ्टी आईटी को एक बार फिर से 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर लाके प्लेस कर देता है। दैट्स गुड। एक बार जरा सेक्टर्स का रुझान लेकर आइए। देखिए
आप भले ही सेक्टर से बाइसेक्ट कर दें इस तेजी को, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जो मिसिंग पार्ट था दैट वाज रिलायंस, दैट वाज HDFC बैंक और ICICI बैंक। इन तीनों की जो पारी थी वो बहुत ही शानदार रही आज और बड़े कंट्रीब्यूटर्स बन के उभरे। बैंक आपकी स्कीम थी 3.4% ऊपर, PSU बैंक इंडेक्स 2% ऊपर, कैपिटल मार्केट थीम 7% ऊपर और निफ्टी ऑटो बहुत स्ट्रांग रहा और साथ ही साथ आपका अगर आप देखें मेटल्स एक बार फिर से काफी स्ट्रांग। निफ्टी शट 26337 डॉट, अगर आप देखें जिसे कहते हैं डे हाई पर 26,333, शानदार क्लोज और बहुत दिनों बाद एक ऐसा क्लोज जिसमें कन्विक्शन बना रहा। बैकफुट पे सिर्फ कुछ ऐसी थीम्स थी जो कि कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स के चलते बैकफुट पे रही। इट्स ITC या कोटक आज कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। आज कुछ एग्रेसिव बैंक्स लाइक एक्सिस बैंक और कोटक बैकफुट पे थे। बजाज ऑटो का एग्रेशन बैकफुट पे था, बट अदर देन दैट लुक एट कोल इंडिया, NTPC, पावर, कोल, मेटल्स, ट्रेंड का रिवर्सल। ट्रेंड आज 50 DMA के ऊपर क्लोज हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैंने आपको बताया था दोपहर में। लुक एट SBI 1000 के ऊपर। तो 3 स्टॉक्स ने अगर आप देखें तो आज कमाल किया। SBI अबव 1000 कॉल राइटर स्ट्रैप, HDFC बैंक अबव 1000 कॉल राइटर स्ट्रैप और साथ ही साथ रिलायंस ऑलमोस्ट क्लोज टू 1600 और 1600 के जो कॉल राइटर्स थे उनको थोड़ा सा इसने दिक्कत मिला। श्रेया एक बार जरा लेके आइए निफ्टी का क्लोज और सुबह की प्लेट। इट्स 26333, 26,333। बिल्कुल सही लेवल्स थे सर। अब 328 आ गया, 328। लेकिन खैर ये जोक्स अपार्ट, बट फैंटास्टिक क्लोज और बहुत दिनों बाद नए साल में वाकई मुस्कुराने का मन कर रहा है। आपके पोर्टफोलियो जब आप शायद आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी ना क्यों ना हो, तो आप शाम को खोल के देखेंगे, लॉगिन करके देखेंगे, अच्छा महसूस होगा आपको। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से तस्वीर बाजार की आज आई है सामने, पूरे साल ऐसे ही तस्वीर बने रहे, दिल गदगद रहे, पोर्टफोलियो जगमगाता रहे आपका। यही कामना के साथ 2026 की शुरुआत हुई है और नए शिखर पर निफ्टी और बैंक निफ्टी। चलिए हैप्पी वीकेंड हमारे दर्शकों को। वीरेंद्र जी आपको भी हैप्पी वीकेंड। अब सोमवार फिर से मुलाकात होगी नए आइडियाज़ के साथ। इनफैक्ट मार्केट पे फिर करेंगे बात मॉर्निंग कॉल्स में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार। नमस्कार।